So today's topic is social anxiety disorder. But in the syllabus, what is mentioned? What are the different list of mental disorders mentioned in the syllabus? Number one is depression. Number two is SAD, that is social anxiety disorder. Number three is schizophrenia. उसके बाद social phobia. So social phobia and SAD are similar and alike. Because here what is written that social anxiety disorder is also known as social phobia, and it's a mental health condition characterized by intense persistent fear of social performance situations where one may be scrutinized, judged, or being embarrassed or being bullied, something like that, right? So social phobia and social anxiety disorder are same, right? So if the social phobia comes, the same definition will go, that is it's a mental health condition characterized by intense persistent fear of social or performance situations. What are the different examples of the performance situations? बताएं किस तरह की परफॉर्मेंस सिचुएशन में आप लोग फंसते हैं जब भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं? मतलब आप किसी सोशल सिचुएशन में गए, वहां पे सबसे बड़ा आपके ऊपर प्रेशर क्या रहता है? कोई पूछता है कर क्या रहे हो, राइट? बट वो तो तब पूछेगा जब आपसे बात करेगा। आपको बात करने के पहले क्या प्रेशर है? हाँ हाँ हाँ, सही बोल रही शायद। बात क्या करेंगे? नहीं, पहला प्रेशर होता है कि दिख कैसे रहे, लुक्स अकॉर्डिंग टू द इवेंट और नॉट, राइट? ये सबसे बड़ा प्रेशर है। क्या पहने, ठीक कैसे दिखें, इंसान कैसे लगे, पहले तो ये है। इंसानों की तरह लगना छोड़ देते हैं ना एस्पिरेंट्स। क्या करते हैं लड़के फिर? वैसे उठ के नहीं, फिर भी थोड़ा बेसिक सेटअप तो है, करना पड़ता है। तो पहला जजमेंटल प्रेशर और परफॉर्मेंस प्रेशर ये है कि हाउ डू यू ड्रेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर यू ड्रेस वेल, थोड़े से ठीक ठाक लग रहे हो तो फिर लोग आपसे इंटरेक्शन शुरू करेंगे। तो पहला सवाल फिर क्या होगा जजमेंटल, क्या कर रहे हो? फिर आप क्या बताएंगे? अभी तो तैयारी, तैयारी से फुल टाइम जॉब वही कर रहे हैं, राइट? तो कब तक तैयारी करोगे, अगला सवाल। फिर इसका क्या आंसर है? जब तक मेरे पापा मम्मी को चिंता नहीं तब तक हम तैयारी करेंगे, और जब उन्हें चिंता नहीं तो आप क्यों अपना खून जला रहे हैं? आपको ऐसा बोलने का जरूर मन करता होगा, लेकिन आप बोलते हैं बस बस होने ही वाला है, इस बार प्री हो गया है, मेंस हो गया है, इंटरव्यू बाकी है, नेक्स्ट अटेम्प्ट तक 100% क्या बन जाऊंगी, या बन जाऊंगा डिप्टी कलेक्टर। फिर मैं आपसे बात करूंगा कि मैं क्या कर रहा था और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो परफॉर्मेंस सिचुएशंस में आप क्या होते हैं? फिर आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा कि एक पर्टिकुलर फलाना कोई लड़का था जो उनके जान पहचान का था, वो भी इंदौर गया था, उसने भी एक कोचिंग की थी और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो गया। फिर वो एक 100% एक ऐसा एग्जाम्पल सुनाएंगे आपको, ताकि आपको क्या फील हो, लो सेल्फ एस्टीम आपकी हो कि बेटा आपसे नहीं हो पा रहा है, राइट? हो सकता है वो इस तरह से प्रेजेंट करे कि नहीं हम तो आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहे हैं, बट मोटिवेशन मांगा किसने? किसने मांगा मोटिवेशन? लेकिन लोग आपको इस तरह से पंच डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रूटिनाइज करेंगे, कितने साल हो गए तैयारी करते हुए, क्यों अभी तक एक बार भी प्री नहीं निकला क्या? फिर आपको जज करेंगे, देख लो प्लान भी बना लो। हाँ, प्लान है तुम्हारा सक्सेस होते हुए दिख नहीं रहा है, तो फाइनली कैसा फील करेंगे आप? एम्बैरेस्ड फील करेंगे, मन करेगा बहुत सारी चीजें करने का, कहने का, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो बिकॉज ऑफ दैट यू विल डेवलप अ सोशल फोबिया कि मुझे नहीं जाना ऐसे किसी भी इवेंट में, किसी भी गैदरिंग में, राइट? And the most important aspect is that whenever you are engaged in any kind of activity, you will be judged only on the basis of outcomes. Yes or no? भाई प्रीलिम्स हुआ कि नहीं, मेंस हुआ कि नहीं, कोई ये नहीं पूछ रहा क्या पढ़ रहा। Nobody is interested, only people are interested in the results. तो जो अपब्रिंगिंग आपकी बचपन से अभी तक घर में हो रही थी कि नंबर कितने आ रहे हैं, नंबर कितने आ रहे हैं, सोसाइटी उसी को और आगे एस्केलेट करती है कि अब ये बताओ पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, एट द एंड जॉब कितनी सैलरी वाली लग गई, राइट? बिकॉज जब भी हम न्यूज़पेपर में हर साल पढ़ते हैं IIT IIM, तो हम बारी नजर सिर्फ इस पे रहती है कि पैकेज कितना जा रहा है। नोबडी इज इंक्वायरिंग अबाउट कि क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या सीख रहे हैं, देश का क्या होने वाला है।
और ये वही लोग हैं जो बैठ के रामायण का पाठ करते हैं, शिव पुराण का पाठ करते हैं, वहां पे कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करते हैं कि राम जी का चरित्र कितना बढ़िया था, भले ही वो वनवास में गए थे लेकिन चरित्र कितना इंपॉर्टेंट था। लेकिन वही पर्सन जब घर में आता है तो कैरेक्टर की बात छोड़ के आउटकम की बात करने लगता है। सेम पर्सन इन द सोसाइटी, दिस इज द डुअलिटी, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट। हम पढ़ कुछ रहे हैं, हम अप्लाई कुछ भी कर रहे हैं। होता है ना, घर में कोई आपसे बोलता है बेटा यू हैव अ वेरी गुड कैरेक्टर, किसी ने बोला आपसे कभी? आपके चरित्र पे कोई बात नहीं होती, बिकॉज एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट आउटकम। अगर आप बोलेंगे राम जी की तरह मैं वन में रह लूंगा लेकिन चरित्र बना के रखूं, तो पापा क्या बोलेंगे आपके? व्हाट विल दे? बेटा वो राजा थे, तो पहले राजा तो बन लो, फिर उसके बाद वनवास की बात करना। राइट? सो एवरी टाइम यू विल बी जज्ड, यू विल बी स्क्रूटिनाइज्ड एंड यू विल बी एम्बैरेस्ड। एज इस सिचुएशन के कारण आप सोशल सेटअप्स को क्या करना चाहते हैं? हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं। अब सैड और शाइनेस में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट जिसने नहीं लिखा है वो नोट करते जाइएगा, जिसका छूट गया ऑनलाइन में भी। तो सैड इज नॉट शाइनेस, इट इन्वॉल्व्स क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड फंक्शनल इंपेयरमेंट। शाइनेस होती है शर्माना, कि ठीक है हम इवेंट में गए, हम कॉन्फिडेंट हैं बट अभी थोड़ा सा हेजिटेशन है बिकॉज कम्युनिकेशन को लेके। एक बार फाउंडेशन ग्रुप देखते रहिएगा, किसी का मैसेज तो नहीं आ रहा है रिगार्डिंग क्लास एंड ऑल? ठीक है, मुझे बता दीजिएगा बिकॉज आई डोंट हैव द फोन राइट नाउ। Right, so sad is not mere shyness, it involves clinically significant distress and the functional impairment. Right, individuals fear negative evaluation leading to avoidance behaviors and the emotional dysregulation. बहुत प्रेशर आ जाता है जैसे ही कोई सोशल सेटअप की बात कर देता है। कई बार सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ भी घूमने फिरने जाना हो तो उसमें भी, अच्छा जस्ट ज्वाइन किया, ओके, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाना हो तो उसमें भी स्ट्रेस हो जाता है। राइट, बिकॉज कोई ना कोई आपको जज करेगा। अब जजमेंट का डर किसको है? जजमेंट का डर उसे है जिसकी सेल्फ एस्टीम लो है। यस, तो सबसे पहला लेसन हमें लाइफ में जो सीखना है वो है अपनी सेल्फ एस्टीम की प्रोटेक्शन। सेल्फ एस्टीम पहले तो क्रिएट करना पॉजिटिव, और फिर उसकी सस्टेनेंस, कि हाउ विल यू सस्टेन योर सेल्फ एस्टीम इवन इन द ग्रेटेस्ट ऑड्स, इन फेसिंग द ग्रेटेस्ट ऑड्स। मतलब कोई आपको बोल दे, मुंह पे बोल दे कि बेटा यू आर वर्थलेस, स्टिल यू विल बी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव अ वेरी गुड वर्थ and you are good in character and as a person, and you can do anything and everything in the future. There is a lot of possibilities and hope is always there to do the best. अगर इस तरह का आपका आउटलुक है तो आपको कोई भी डिस्ट्रेस में नहीं डाल सकता और आप कभी भी किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार नहीं हो सकते। इसका मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स आर द साइन ऑफ वीक या लो सेल्फ एस्टीम, वीक सेल्फ इमेज एंड लो सेल्फ एस्टीम। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये याद आया मैंने बोल दिया। सो ऑल द मेंटल डिसऑर्डर्स, कितने पेजेस लीव करूं? हर्ष कुछ नहीं लीव करना, हमने शुरुआत ही यहीं से की है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से। हार्डली हाफ पेज का कंटेंट है, लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, नो नीड टू वरी, यहां तक ही अभी हमने पढ़ा है। सो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मेंटल डिसऑर्डर्स आर द साइन ऑफ वीक सेल्फ इमेज, वीक सेल्फ इमेज एंड लो सेल्फ एस्टीम। बस इतना ही खेल है और कोई खेल है ही नहीं, सिर्फ इतनी सी ही ट्रिक है, इतनी सी बात है। अब हम बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर का नाम ले रहा हूं, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इज कॉल्ड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है? स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। व्हाई इज कॉल्ड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? Because he is working on the self-esteem of the nation, not any individual. But yes, nations जो बनते हैं वो इंडिविजुअल से बनते हैं, उनके सिटीजन से बनते हैं। यहां तक भी हमको बात समझ में आती है। तो अगर किसी नेशन के सभी सिटीजन्स का सेल्फ एस्टीम हाई कर दूं तो नेशन का सेल्फ एस्टीम भी हाई हो जाएगा। Yes or no? And that's why he is called as the spiritual father of Indian nationalism. उनका जो फेवरेट कोटेशन है, arise awake and stop not, हाँ, टिल द गोल इज रीच। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो ट्रांसलेशन तो समझ रहा हूं आप एकदम धड़कन मूवी की तरह बात करते हैं।
धड़कन मूवी में यू नो एवरी डायलॉग हैज द इंग्लिश वर्जन एज वेल एज द हिंदी वर्जन. 2 करोड़, 2 करोड़, ठीक है. हर बार ये लाइन हमें देखने सुनने को मिलेगी, बट चलिए अच्छी बात है. सो क्या बोल रहा था मैं? हाँ बताइए. हाँ, उठो जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य ना वरानी बोधत. तो कहने का मतलब ये है कि आप कब उठेंगे और कब जागेंगे? जब आपका सेल्फ एस्टीम हाई होगा. तो उठाने का मतलब है उनका, उठाने का मतलब है कि गेट अप, यू हैव द कॉन्फिडेंस, यू हैव द पॉसिबिलिटीज, यू हैव द पोटेंशियल. वो ये नहीं बोल रहे कि सब एक्चुअलाइज हो गया है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि पोटेंशियल है आप में. और आज आप स्लेव बने हैं ब्रिटिशर्स के, या आने वाली उसके पहले जितनी भी वेव्स हैं, चाहे वो मुस्लिम इस्लामिक पावर्स आई हो, चाहे ब्रिटिश पावर्स आई हो, चाहे फिर यूरोपियन अदर पावर्स आई हो, तो आपकी स्लेवरी का कॉज आप खुद हैं. ये बात आपको समझना पड़ेगी. और आपकी स्लेवरी का कॉज आप इसलिए हैं खुद, क्योंकि आपने कभी भी मटेरियल वेल्थ और मटेरियल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया. Yes or no? That is the ultimate cause behind our defeat in all the battles and wars जो हम पढ़ते आ रहे हैं. Right? So ultimately, weak self-esteem, weak self-image, Ruby, and low self-esteem, ऐसा मैंने बोला. तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने आपकी सेल्फ एस्टीम पे वर्क किया है. किस पे वर्क किया है? इसमें आप एक बॉक्स बना के इसको एज ए नोट लिख लेना. ठीक है. आई एम जस्ट इंटीग्रेटिंग द यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ पेपर 1 एज वेल एज यूनिट 1 ऑफ पेपर 4 दैट इज थिंकर, एज वेल एज this unit of mental disorder and psychotherapy. What is the importance of self-esteem? So what I am talking about is that the social reformers has worked upon improving and developing a good self-image, a good self-image and हाई सेल्फ एस्टीम. इसके लिए उन्होंने काम किया, और इसीलिए हमारे हिस्ट्री को बार बार उन्होंने सही ढंग से प्रेजेंट किया. बिकॉज हमारे सारे सोशल रिफॉर्मर्स का एक ही कहना था कि हमें हमारे इतिहास के बारे में गलत बताया जा रहा है. एंड कहीं ना कहीं आपकी हिस्ट्री जो है वो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग देती है. इफ यू हैव डन एनीथिंग गुड इन द पास्ट, एंड वी हैव लर्नड दैट इन द प्रीवियस क्लास आल्सो, आवर अचीवमेंट्स एंड रिकॉलिंग देम कीप्स अस ऑन द हाई सेल्फ एस्टीम and makes us more hopeful about the future, that yes, I can do something, I can achieve something in the future also, because I have the abilities. And we have already learned the difference between aptitude, ability and skill. Second bullet point में हमने ये बात पढ़ी. What is the difference between aptitude and ability? पलटी है, पन्ना पलटी. हाँ, aptitude is the inherent. Aptitude is inherent, but it is potential. Aptitude is inherent, but it is potential. And what is the ability? What you can do right now, how well you can perform right now is the ability. But how well you can perform is the aptitude. So एक future possibility बताता है और एक प्रेजेंट कंडीशन बताता है. बात समझ में आ रही है? राइट. जैसे मैं नॉर्मल सी बात बोलूं कि आप पूरे साल हर दिन क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप में कैपेसिटी है 365 डेज की, लेकिन हम करते 180 डेज. ये एबिलिटी है. और 365 डेज क्लास अटेंड करने की कैपेसिटी क्या है? एप्टीट्यूड है. तो पोटेंशियल है लेकिन एबिलिटी नहीं. तो दिस इज द डिफरेंस. राइट. आप जैसे आप में से हर कोई डिप्टी कलेक्टर बन सकता है, ये आप में एप्टीट्यूड है. क्या है? लेकिन एबिलिटी अभी नहीं है. एबिलिटी अभी डेवलप नहीं हो पाई. एबिलिटीज इंक्लूड्स द स्किल्स, नॉलेज एज वेल एज द स्किल्स. राइट. चलिए, तो ये हमारी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का जो कॉज है वो ये है कि हमारा सेल्फ एस्टीम क्या है? लो है. और दूसरी बात, सैड इज नॉट मियर शाइनेस. ये एग्जाम में आ सकता है एज अ 2 मार्कर, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल फोबिया एंड शाइनेस? सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्कर, तो सिंपल ये लिख दीजिएगा कि सोशल फोबिया इज नॉट शाइनेस, इट इन्वॉल्व्स क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड द फंक्शनल इम्पेयरमेंट. Because when you are shy, if someone starts the conversation, you start engaging in that.
स्टार्टिंग में थोड़ी सी झिझक होती है, एक शर्म सी आ रही होती है, क्योंकि बहुत दिन से आप किसी से मिले नहीं होते हो, यू आर नॉट अपडेटेड। लेकिन जैसे ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है देन यू आर कंफर्टेबल। बट यहाँ पे क्या होता है सोशल फोबिया एंड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में, यहाँ पे आप परमानेंटली डिस्ट्रेस में रहते हो और फंक्शनल इंपेयरमेंट में रहते हो, राइट? कई बार जैसे आप लोग वर्किंग वुमेन बनेंगी और जॉब करेंगी आप, और आप कहीं भी जाएंगी, जैसे सपोज आप अपनी मदर इन लॉ के ग्रुप के बीच में बैठेंगी, तो आपको पहले से पता होगा कि वो कैसी बातें करने वाले होता है ना, एक पर्टिकुलर सेटअप में आपको पता है कि आपकी सास आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उस ग्रुप के लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या इन लॉज या सामने वाले के अपने हस्बैंड की फैमिली के गैदरिंग में आप जा रहे हैं तो लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हर चीज में हर सेटअप में आपको पता होता है, right? And if you develop the impairment and the significant distress, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, आपको सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो आप अवॉइड करेंगे किसी भी तरह की इतनी अपनी सोशल गैदरिंग में जाने से। इंडिविजुअल्स फियर व्हाट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार ये वर्ड जोड़ रहा हूं, यहां पे भी लिखा था स्क्रूटिनाइज्ड, जजमेंट एंड एम्बैरेस्ड। तो स्क्रूटिनाइज्ड एंड जज मतलब जजमेंट किस तरह का, निगेटिव इवैल्यूएशन, अरे मैंने ये पहन लिया तो लोग क्या बोलेंगे, राइट? इसको कोई सेंस नहीं है, तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस पे कोई कहावत भी थी ना छोटी सी, नहीं सुनी? ओके, याद आएगा तो बताऊंगा। सर, तो निगेटिव इवैल्यूएशन लीडिंग टू avoidance behavior and emotional dysregulation. What is the meaning of emotional dysregulation? What was the definition of emotional intelligence we have learned? What was the definition of emotional intelligence? रम बताया था मैंने, रम पीने वाली, RUM, रम। हाँ, हर्ष ने बता दिया, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही कहावत है, यहाँ पे लिख लेना कहीं ब्रैकेट में। इस तरह की चीजों से कभी आप निबंध लिख रहे हो अगर इस तरह के टॉपिक में, जी रम, वही बात कर रहा हूँ, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज। So if you are not able to recognize, not able to understand and not able to manage your emotions, that is called as emotional dysregulation. Because if you are able to recognize, understand and manage, means you are able to regulate your emotions. Regulator means controlling. ज्यादा करना है, कम करना है, कितना कैसे बिहेव करना है, आपके कंट्रोल में है। बट जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं तो उसे हम कौन सा वर्ड बोलते हैं, इमोशनल डिसरेगुलेशन। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, याद रखेंगे इस बात को। ये सेंटेंस सैड के लिए एप्रोप्रिएट है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। सोशल फोबिया हमारे जेनेरिक टर्म्स में आता है और इसी का क्लिनिकल टर्म क्या है, सैड, यानी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। एक बार सोशल फोबिया फिर से लिख लो, जल्दी से लिख लो। सोशल फोबिया इज अ persistent irrational fear of social situations where individuals anticipate what, individuals anticipate negative emotions। बार बार वही बात हो रही है, क्या एंटिसिपेट करना है, निगेटिव इमोशंस, एम्बैरेसमेंट और रिजेक्शन। Done. It significantly impairs interpersonal functioning, self-esteem and the professional performance. Chaliye, what are the causes? What are the causes? Some are the biological causes called as the genetic predisposition, right? Next, neurotransmitter imbalance, overactive amygdala, that is fear response. लिख चुके हैं आप, कौन कौन नहीं लिखा है, जिसने इसे नहीं लिखा है जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। राइट, सो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है कि जनरली आपकी फैमिली में सभी को सोशल सेटअप में निगेटिव इवैल्यूएशन फेस करने का फियर हो। ओवर एक्टिव एमैगडाला का मतलब है, एमैगडाला इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्या है वो, पार्ट ऑफ द ब्रेन जो इमोशनल रिएक्शंस के टाइम पे एक्टिव होता है। अगर ओवर एक्टिव एमैगडाला की बात करेंगे मतलब आपके अंदर फियर रिस्पॉन्स, यू आर ओवर अलर्ट, अरे अब क्या होगा, पता नहीं वो क्या बोल देगा, फिर मैं कैसे रिएक्ट करूंगा,
फिर इसने मुझे ऐसे जज कर दिया तो क्या होगा, फिर घर जाके पापा मम्मी मुझे और डांटेंगे कि तुमने ऐसे क्यों बोल दिया उनको। तो ये कंटिन्यूस चेन ऑफ इमोशनल थॉट्स एंड रिएक्शंस जो आपके अंदर एक फियर जनरेट करता है, इसको बोलते हैं ओवर एक्टिव एमागडाला। एमागडाला लिख लेना, पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे क्या लिख लेना, पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट। न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, बेसिकली जो इमोशनल डिसरेगुलेशन है, ये उसके 3 बायोलॉजिकल कॉजेज हैं। हाउ दैट इमोशनल डिसरेगुलेशन वर्क्स इन योर नर्वस सिस्टम, तो ये हो गया बायोलॉजिकल कॉजेज। एनवायरमेंटल क्या है, बुलिंग, टीजिंग और रिजेक्शन। पहले से हमको पता है, जैसे होता है ना कई बार कुछ सेटअप्स ऐसे होते हैं दोस्तों के बीच में, बचपन से आप बुली होते हैं, आप ही को लोग मजाक उड़ाते आ रहे हैं, और हर ग्रुप में 1-2 बंदे ऐसे रहते हैं। एक ही रहता है वैसे, जनरली 2 भी हो सकते हैं कि जिनका परसिस्टेंटली मजाक बनाया जाता है, और लोग उन्हें लेके जाते हैं कि चल चाय पीने, चल भाई घूमने चल, तू नहीं जाएगा तो हम क्या मजाक करेंगे, राइट। ये बोल बोल के ले जाते हैं, वो चला भी जाता है क्योंकि हमारे अलावा उनका कोई दोस्त नहीं है। बट अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म तक बुलिंग हो गई, टीजिंग हो गई और रिजेक्शन हो गया, तो अल्टीमेटली आप सैड की तरफ बढ़ेंगे। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग के कारण भी होता है। अगर आप किसी सोशल सेटअप में जाते हैं, हमेशा किसके साथ जाते हैं, पापा मम्मी के साथ जाते हैं, तो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स स्कूल में कैसा बिहेव करते हैं, हाउ दे बिहेव इन स्कूल। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट है, अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। तो स्कूल में जाएगा तो क्या करेगा, हाउ विल दे दोस पेरेंट्स बिहेव इन द पीटीएम और इन एनी नॉर्मल डे। हाँ, मेरे बच्चे पे ध्यान ज्यादा दीजिए, मेरे बच्चे को भूख लगे तो पूछते रहिएगा, ठीक है, उसका खाने पीने का ध्यान, कोई उसे परेशान ना करे, ठीक है। तो क्लास के जितने भी बदमाश बच्चे हैं उनसे प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह के जो सजेशंस दे के आएंगे या डायरेक्टिव्स दे के आएंगे, वो किस तरह के पेरेंट्स होंगे, ओवर प्रोटेक्टिव। कई बार ऐसा होता है सोशल सेटअप में, आपके फूफा बुआ काकी चाची किसी ने आपसे कुछ पूछा, मम्मी बीच में कूद जाएंगे, अरे कुछ नहीं, बढ़िया कर रहा है, हाँ अभी तो क्या बताऊं मैं, अभी तो टॉप भी किया है इसने, अभी स्पोर्ट्स में गया था, अभी तो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट लेके आया है। बच्चे को बोलने ही नहीं दिया, बीच में कूद गए, उसके सेल्फ एस्टीम की प्रोटेक्शन करने की गलती से भी। क्योंकि ऐसा तब होता है, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स तब बनते हैं जब पेरेंट्स का सेल्फ एस्टीम बच्चे के सेल्फ एस्टीम से कनेक्ट होता है, और बच्चे का अचीवमेंट पेरेंट्स के लिए बहुत मैटर करता है, तो बच्चों को वो प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसका सेल्फ एस्टीम हर्ट होगा, उसके अचीवमेंट्स डाउन हो जाएंगे, उसके अचीवमेंट्स डाउन होंगे तो पेरेंट्स की सोशल इमेज डाउन होगी, क्योंकि फलाने मिश्रा साहब का बच्चा स्टेट लेवल खेल के आया है, तो उन्हें ये सुनना है, राइट। उन्हें ये भी नहीं सुनना है कि बच्चा माँ बाप से भी आगे निकल गया, ये भी नहीं सुनना है, क्योंकि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनकी सेल्फ एस्टीम। तो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होने के कारण क्या होता है, बच्चा सीख ही नहीं पाता कि हाउ टू रिएक्ट। और जनरली दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैपेंस इन द रिच फैमिलीज। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हो जाते हैं, सारी सुख सुविधा तो दे रहे हैं, बट वो सुख सुविधाएं क्या बन जाती हैं, गले का फंदा बन जाती हैं बच्चे की अपब्रिंगिंग में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह गाड़ी होगी, हर जगह एसी होगा, तो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, बच्चे को नहीं समझ में आता ये सब, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर बच्चा उसी सिस्टम में डिपेंडेंट हो जाता है। और कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे सोशल जजमेंट का टाइम आएगा, तो वहां पे वो कैसा फील करेगा, निगेटिव फील करेगा, राइट। नेक्स्ट है कल्चरल नॉर्म्स एम्फेसाइजिंग कंफर्मिटी। तो ऐसे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं जहां पे हमेशा आपको कंफर्म करना है एक पर्टिकुलर नॉर्म और पर्टिकुलर ट्रेडिशन में, और आप क्रांतिकारी हैं, आप रिबेलियस हैं, तो आप ऐसे सेटअप में क्या होने वाले हैं, फिट नहीं होने वाले। तो स्टार्टिंग में जब नए नए आप तैयारी शुरू करते हैं, हमारी भी तैयारी बहुत लंबी खिंच गई थी, 8-10 साल खिंच गई थी तैयारी, यूपीएससी एंड ऑल। तो ये सबसे जूझना पड़ता है, सैड से, सैड के ट्रेड्स आते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन कम बैक करना पड़ता है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे चलेगा, राइट। तो फिर हम तो ऐसी ऐसी लाइनें बोल देते थे कि तुमने भी नौकरी करके क्या उखाड़ लिया, भैया को भी बोल देते थे, किसी को भी कुछ भी, ऐसे ही रैंडम। तो एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि लोग हमसे डरने लगे कि भाई ये आ रहा है खाने पे, थोड़ा ध्यान रखना इसका,
नहीं तो ये मुंह खोलेगा और हमारी बेइज्जती करके चला जाएगा, राइट? तुम्हें आता ही क्या है, तुमने क्या कर लिया जॉब करके, ऐसे जवाब मैं दे देता था। तो सेटअप में फिर थोड़े दिन तक लोगों ने अवॉइड किया, फिर लोग बोले नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, कैसे चलेगा। फिर वो स्पेशली मेरे लिए सेवइयाँ, खीर, जब भी कुछ होता था तो एक्स्ट्रा बनाते थे ताकि ये हमारे साथ अच्छे से बिहेव करें। तो सैड का दूसरा एक्सट्रीम ये है कि फिर लोग आपके हिसाब से एडजस्ट करने लगे, राइट? और फिर थोड़े टाइम के बाद, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग रिजल्ट ओरिएंटेड तो रहिए लेकिन नॉलेज पे ध्यान दीजिए, बिकॉज ये जो नॉलेज है ये आपको लिबरेट कर रहा है मेंटली। हर दिन जो आप पढ़ रहे हैं, आपकी पूरी सोशल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, आपको चीजों की समझ बढ़ती जा रही है, जो आज से 2-3 साल बाद जब आप किसी से मिलोगे, अभी तो नहीं समझ में आ रहा क्योंकि अभी सब हाई एनर्जी पे, सबको लग रहा है कि सब कुछ आता है। But when at the time comes for the real time application in the real world, you will be far ahead of the other people, क्योंकि आपने पढ़ा है उसको, and you treat things rationally. आप उसको कल्चरल नॉर्म्स या लर्नड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, लर्नड रूल्स के बेसिस पे डील नहीं करते, आप रैशनल हो रहे हो। और जितना आप रैशनल होते जाओगे उतने काम होते जाओगे, जितना काम होते जाओगे उतने हाई सेल्फ एस्टीम के होते जाओगे, क्योंकि हाई सेल्फ एस्टीम इंडिविजुअल ही बहुत काम एंड कंपोज्ड हो सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में कुछ भी सोचो। अब ये स्टेटमेंट आपके पेरेंट्स के लिए भी अप्लाइड है, मतलब आपकी तरफ से, कि आप वो मुझे कुछ भी जज कर रहे हैं, मुझे पता है आई एम डूइंग समथिंग राइट विच इज वेरी रैशनल इन माई लाइफ, देन मुझे फिर किसी का डर नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, यही हो सकता है, बट आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। तो दैट इज द नेक्स्ट एक्सट्रीम ऑफ द सेल्फ एस्टीम ऑन विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो साइकोलॉजिकल कॉजेस क्या है? निगेटिव सेल्फ एस्कीमा। सेल्फ एस्कीमा का मतलब वही सेल्फ एस्टीम या सेल्फ के आइडियाज और सेल्फ इमेज जो है, इसी को बोलते हैं निगेटिव सेल्फ एस्कीमा। लो सेल्फ एफिकेसी, बेसिकली क्या होता है कि सर स्टेज फियर भी सैड की कैटेगरी में आता है क्या? देखिए स्टेज फियर भी ऑब्वियसली द फियर ऑफ जजमेंट है। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि यहां आके 10 मिनट कुछ पढ़ा दीजिए, तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। इसके दो कारण हो सकते हैं, पहला तो आपको नॉलेज नहीं है, और दूसरा आपको डर है कि ये वहां से कुछ कमेंट बाजी ना कर दे, कोई बू ऐसे करके ना कर दे, हाँ ऐसे ऐसे कर दे, उतारो इसको स्टेज से, उतारो 2 मिनट बाद ही, हाँ कोई यहाँ से कागज उठा के ऐसे क्रश करके ना हम पे फेंक दे, ऐसे स्कूल में लोग चौक फेंक देते थे, राइट? चौक फेंक फेंक के मार रहे हैं, कुछ भी एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, काइंड ऑफ बुली। तो जब आप चढ़ रहे हो 10 मिनट के लिए स्टेज पे आ रहे हो, खड़े हो रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल बी जज्ड। तो जजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है टू अंडरस्टैंड द साइक ऑफ द मास। जैसे अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मैं हो सकता है प्योर यूट्यूब क्लास ले रहा हूँ तो वहां वैसा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हो तो मुझे आप सब डाउट नहीं पूछते मेरे से, दैट इज ट्रू। मैं ही पूछता रहता हूँ, आप बताओ आप बताओ, बट आप लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे सबका आंसर पता चल जाता है। फिर उस हिसाब से मैं और बातें बोलना शुरू करता हूँ कि अच्छा इसको नहीं समझ में आया, तो 2 मिनट और इलेबोरेट करना पड़ेगा, इसको भी नहीं आया, उसको भी नहीं आया, या ये टर्म में फंस रहे हैं ये लोग, या मुझे अब ये भी समझ में आ जाता है कि आप लोगों को अभी भी कंसेप्ट ग्रास्प नहीं हुआ है। सुन तो रहे हैं आप, हाँ सर बोल तो रहे हो आप, ठीक लग रहा है, बट बट सर सॉरी सर, अभी समझ में नहीं आया कि क्या करना है इसमें एंड क्या ये बोलने जा रहे हैं, तो समथिंग लाइक दैट। बट हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि हाई सेल्फ एस्कीमा रखेंगे तो आप जितने भी कॉजेज दिख रहे हैं ना, इसका हम जस्ट अपोजिट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सोल्यूशंस बन जाएंगे। यही तो वे फॉरवर्ड होता है चैलेंजेस का। तो अगर साइकोलॉजिकल रीजन है निगेटिव सेल्फ एस्कीमा, राइट, एंड लो सेल्फ एफिकेसी का बेंडुरास थ्योरी, लो सेल्फ एफिकेसी मतलब लो सेल्फ एस्टीम, और जिसके कारण लो सेल्फ एफिशिएंसी, कोई भी काम करता हूं तो बिगड़ जाता है। वो हमने डिप्रेशन के केस में ऑलरेडी समझा हुआ है, और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हमने कल समझे थे। मैंने इसीलिए डिप्रेशन में बहुत लंबा समय दिया, 3 क्लासेस दी आपको पूरा एक टॉपिक समझने के लिए। वो जरूर जिसने नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले हर डिसऑर्डर में वही टर्म्स रिपीट होंगे। तो जैसे हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पढ़े थे, तो कल 3 तरह के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हमने पढ़े थे। व्हाट वे आर दे? बताइए जल्दी। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस,
ओवर जनरलाइजेशन, कैटेस्ट्रोफाइजिंग, क्या थे ये तीन? कुछ लिखा था उसके बारे में, समझा तो था क्लास में हमने बहुत देर। ओवर जनरलाइज कर देना मतलब हर सिचुएशन को एक जैसा बना देना। यहाँ पे मैंने आपको स्टीरियोटाइप का एग्जांपल दिया था। कैटेस्ट्रोफाइजिंग में क्या लिखा था? अपने आप को, हाँ, कि मतलब मैं कुछ भी करूंगा तो वो काम क्या हो जाएगा, खराब ही हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा, डिजास्टर की तरफ लेके जाएगा, राइट? तो दीज आर दी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। तो ये कहाँ पढ़ा था हमने, किस टॉपिक के अंदर? एरॉन बेक की कॉग्निटिव थ्योरी थी, उसके अंदर हमने ये चीजें पढ़ी थी। और कोई ट्रायड भी पढ़ा था हमने इसके जस्ट पहले, हमने एक ट्रायड पढ़ा था। क्या ट्रायड था वो? निगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ, यही तो था, निगेटिव सेल्फ एस्कीमा। इट इज कॉल्ड एज निगेटिव सेल्फ इमेज या निगेटिव व्यू ऑफ द सेल्फ। सेकंड स्टेटमेंट क्या था? निगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड। और निगेटिव व्यू ऑफ द फ्यूचर। तो तीन निगेटिव्स हमारे ट्रायड बनाते थे। ये डिप्रेशन की हमने थ्योरी में देखा था। और उसके बाद हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, इसका कॉज समझा था। तो यहाँ पे भी हम कॉजेज ही लिख रहे हैं, किसके? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन विल ऑलवेज बी द कॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो हर्ष का जो क्वेश्चन था कि सर स्टेज फियर भी सैड कैटेगरी में आता है, तो यस डेफिनेटली, व्हेन यू डोंट हैव द नॉलेज एंड यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, दोनों चीजों की जरूरत है आपको स्टेज पर, यस 100%। लेकिन नॉलेज पहले चाहिए, कॉन्फिडेंस बाद में आता है। और फिर एक टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नॉलेज ना होने पे भी आप स्टेज को डील कर लेते। So both goes hand in hand. But yes, ultimately it's a fear of being judged in front of like hundreds of people or thousands of people. So ultimately suppose रोनाल्डो खेल रहा है और स्टेडियम पे 50,000 लोग बैठे हैं, राइट? कितना प्रेशर होता है, कैन यू इमेजिन? या सचिन पे, सचिन जब खेलता था तो पूरा इंडिया एकदम ग्लू हो जाता था टीवी से कि अभी अगला शॉट क्या खेलेगा। सोच रहे हैं आप उस इंसान पे कितना प्रेशर होता होगा। इस परफॉर्मेंस प्रेशर लिखा था ना आपने एक वर्ड, यहाँ पे कहाँ गया हमारा? कैसी सिचुएशन है कि आज सचिन ने सेंचुरी नहीं बनाई तो इंडिया का क्या होगा? सचिन 50 पार कर गया तो परफॉर्मेंस प्रेशर 100 तो तुझे बनाना ही चाहिए भाई। हम कर तो रहे हैं चीयर, घर से बैठ के छुट्टी लेके सचिन सचिन कर रहे हैं, छुट्टी लेके कर रहे हैं, तो तेरी जिम्मेदारी है, तू 100 बना। परफॉर्मेंस सिचुएशन, तभी बेचारा 90s में कितना आउट हुआ, 91, 93, 97, 99, हर रन पे आउट हुआ है, क्योंकि उसकी 100 इतना बड़ा मुद्दा था कि उसको भी एंजाइटी हो जाती थी जैसे ही वो 90s में जाता था। उसको लगता था कि अब पूरा इंडिया बैठ के देख रहा है, पूरा इंडिया, कोई काम नहीं है, पूरे इंडिया में चक्का जाम हो गया, राइट? जो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन में कराया था, वो सचिन अपनी सेंचुरी से ही करवा देता था। सब बैठ के देख रहे हैं कि रुक जाओ इसकी 100 होने वाली, बेचारे पे कितना परफॉर्मेंस प्रेशर डाल। और लेकिन उसने उस परफॉर्मेंस प्रेशर को ओवरकम किया। क्या किया? ओवरकम किया, इसलिए वो लेजेंड है, राइट? सो इवन दो उसके कितनी 90s में वो आउट हुआ है, उसके बाद भी उसकी सेंचुरीज का रिकॉर्ड कितना हाई है, राइट? एंड दैट शोज द रेजिलियंस, दैट शोज द रेजिलियंस, राइट? चलिए, तो सिम्टम्स लिख लेते हैं हम, सिम्टम्स लिख लेते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के। तो सिम्टम्स पूछ लेगा 7 मार्कर क्वेश्चन में आपसे, तो कॉग्निटिव लिखिएगा, फियर ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन, एंटिसिपेटरी एंजाइटी, right? Anticipatory anxiety, rumination after social events. What is rumination? We have learned in the previous class. Repetitive negative thoughts, right? जैसे सोशल इवेंट जब हो जाता है तो आप घर जाके, यार उसने मेरे से ऐसा बोल दिया और मेरे को वो अब क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या सोच रहा होगा घर पे जाके, 4 लोगों को और बताएगा मेरे बारे में, ऐसे तो समाज में मेरी इमेज का क्या होगा, सब सोच रहे होंगे कि मैं अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लड़का हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखता। अभी दीज नेगेटिव थॉट्स और दिस चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स इज कॉल्ड एज रूमिनेशन। और फिर अगला प्री भी सामने है 2026 का, इस बार फिर नहीं हुआ तो उसको तो और पॉइंट मिल जाएंगे मेरी बेइज्जती करने में, मेरा मजाक उड़ाने में, मुझे बुली करने में, मुझे टीज करने में। अब ये थॉट आपको और निगेटिविटी की तरफ लेकर जाए, तो हमें इस निगेटिव रूमिनेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव काउंसलिंग के थ्रू, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू। यस और नो?
इंटेंस फियर और एम्बैरेसमेंट, शेम एंड गिल्ट, इमोशनल लाइक सिम्टम्स किस तरह के होंगे? बहुत डर लगेगा, बहुत एम्बैरेसमेंट लगेगा, शेम फील होगा कि मैंने अपने माँ बाप का नाम खराब कर दिया, मैं उनकी इज्जत भी नहीं रख पा रहा हूं, क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज किससे कनेक्टेड है? मेरे अचीवमेंट से कनेक्टेड है। तो अगर मैं कुछ अच्छा नहीं करता तो माँ बाप की बेइज्जती होती है समाज में। तो ऐसी बातें सोचने से आपके अंदर शेम और गिल्ट आता है। शेम और क्या आता है? गिल्ट आता है। ये सारे बैरियर्स आपको तोड़ने पड़ेंगे अगर लाइफ में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और ये गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब इज इन इटसेल्फ इज अ रेवोल्यूशनरी एंड वेरी बिग थिंग इन लाइफ, राइट? दैट्स व्हाई इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स आल्सो। बिना उसके तो हो नहीं सकता कि पेरेंट्स एक दो अटेम्प्ट के बाद आपसे बोलें कि बेटा अब तुमसे नहीं हो पा रहा, तुम कोई और जॉब ज्वाइन कर लो। तो भैया ऐसा अगर पेरेंट्स का सपोर्ट है तो बोल देना पहले ही कि माफ करिए भैया, आप ही दे लीजिए परीक्षा, 40 तक का है, हो सकता है आप उसके अंडर आ ही रहे हो, या कैटेगरी होगी तो और थोड़ा मिल जाएगा, आप दे लो ना एग्जाम, आपको इतनी जल्दी मची है गवर्नमेंट जॉब की, राइट? मैं तो बोल देता था इसे। मैं बोला ज्यादा से ज्यादा एक दो बार ऐसे भी झगड़े हुए कि ज्यादा से ज्यादा पैसे ही बंद करने हैं ना, कर दो, नहीं लूंगा आज के बाद। अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। मैं बोला तो क्या बोलना चाह रहे हैं फिर? मुझे तो यही लग रहा है। तो एक टाइम तक हमने भी झेला, लेकिन क्या करें, जब अंदर से लग रहा होता है कि नहीं कर सकते हैं आप और तब सपोर्ट नहीं मिलता, तो कभी कभी थोड़ा सा एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, राइट? सो इट हैपेंस, इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग। तो हमें ऐसा लगता है कि हम लो सेल्फ एस्टीम से हाई सेल्फ एस्टीम की तरफ बहुत स्मूथली मूव करते हैं, लेकिन ये कभी भी स्मूथ नहीं होता, ये कभी भी स्मूथ नहीं होता। इट्स लाइक अ सुनामी, बहुत डिजास्टरस होता है ये, और फिर उसके बाद एक कामनेस आती है, राइट? जैसे तूफान के पहले भी एक शांति होती है और तूफान के बाद भी एक शांति होती है, लेकिन दोनों के बीच में तूफान आता है, राइट? वैसे ही लो सेल्फ एस्टीम से हाई सेल्फ एस्टीम की तरफ जब इंडिविजुअल बढ़ता है तो बीच में तूफान आएगा ही आएगा, सुनामी आएगा ही आएगा, साइक्लोन आएगा ही आएगा, और कोई चारा नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू चेंज ऑल योर थॉट पैटर्न्स। ऑल योर थॉट पैटर्न्स मीन्स ऑल योर इमोशंस। ऑल योर इमोशंस मतलब आप यूनिवर्स में एडजस्ट कर रहे हो, क्योंकि यूनिट 1 हमें क्या बताती है कि हम एक कॉस्मिक बीइंग हैं, एक कॉन्शियस कॉस्मिक बीइंग हैं, हम वाइब्रेशन हैं। हम क्या हैं? वाइब्रेशन। और जब हम अपनी वाइब्रेशन बदलेंगे तो हमारे आसपास की चीजें डिस्टरप्ट होंगी। इसीलिए बिलीफ सिस्टम पे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, बहुत डेंजरस है ये। आई हैव गॉन थ्रू दैट, बहुत डेंजरस है। इसीलिए हमारे इंडियन ट्रेडिशन में गुरु शिष्य परंपरा चलाई गई है कि अगर किसी इंसान को अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है, अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे काम करना है, अपने वैल्यू सिस्टम पे काम करना है, तो उसे किसी एक पर्सन की पर्सनल गाइडेंस पे करना चाहिए। ये नहीं कि अकेले निकल गए, अकेले निकलोगे तो हार ही हाथ लगेगी, सक्सेस हाथ नहीं लगेगी। तो जो उस रास्ते चल चुका है वही समझा सकता है कि सही रास्ता क्या है, क्योंकि गलत रास्ते 100 में हमेशा 99 होते हैं। सो वापस आते हैं। सो लो सेल्फ एस्टीम से हमारा जो सोल्यूशन है वो हाई सेल्फ एस्टीम की तरफ मुड़ना है। और जो सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम्स कैसे हैं? पसीना आना, ब्लश करना, जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, कोई बात भी नहीं हो रही है तो भी, ये क्या है? ये सब साइंस किस चीज के हैं? कि आपको डर लग रहा है कि अब ये कोई पूछ ना ले, तो कई बार आप कोशिश करते हैं कि स्माइल पास करके वहां से। ये सब शादियों में बहुत होता है। आप जाएं करीब साल 2 साल के बाद, जैसे कोई इवेंट पड़ा और आपको अटेंड करना भी जरूरी है क्योंकि आपके खास भाई बहन रिश्तेदार दोस्त किसी की शादी, तो उसके चक्कर में आप चले तो जाते हैं, लेकिन फिर वहां जो आपके साथ होने वाला है, जो तबाही आपके सेल्फ एस्टीम की मचने वाली है वहां पे, और जो सैडनेस सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर वाली होने वाली है, उसको वो भी आपको पता है, बट आप उससे जाके जूझते हो क्योंकि सारे गोल्स मीट करने हैं। दोस्त की शादी बकेट लिस्ट में टिक करनी है, रैपिड हार्ट बीट, नोजिया हो जाता है, ट्रेम्बलिंग हो जाती है। तो ये फिजिकल सिम्टम्स हैं। सबसे पहले वाले कौन से सिम्टम्स थे? कॉग्निटिव सिम्टम्स थे, उसके बाद इमोशनल सिम्टम्स थे, उसके बाद बिहेवियरल सिम्टम्स थे, लास्ट में
फिजिकल सिम्टम्स। अब एक केस स्टडी की तरह देख लेते हैं जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो राइट डाउन द केस स्टडी। यहाँ पे माइक नाम का बंदा लिया है हमने, एक बाहर से उठा लिया है। कल इंग्लैंड को हराया है तो मैंने सोचा कि बाहर का बंदा उठा लेते हैं। जबरदस्त मैच था कल, हर्ष भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था लाइव। सो बैकग्राउंड है, 20 साल का लड़का है जिसका नाम है माइक, यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री में रहता है। प्रेजेंट इश्यूज हैं उसके डिप्रेशन, एकेडमिक स्ट्रेस, सोशल विड्रॉल। इस सोशल विड्रॉल का मतलब ही यही है कि यू ऑलवेज ट्राई टू विड्रॉ फ्रॉम द सोशल सिचुएशन। ऐसे लोग जनरली नए लोगों से मिलने में भी कतराते हैं, राइट? ऐसा होता है, उन्हें हमेशा लगता है कि अब हम किसी से मिलेंगे तो हमारे पास 4 सवाल ही नहीं, हम पूछेंगे क्या, और किसी ने अगर हमसे कुछ पूछ लिया तो वो तो हमारे लिए वैसे ही डिजास्टरस है। तो कई बार ऐसा होता है कि आस्किंग क्वेश्चन बिकम्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। होता है ना, जैसे कई सिचुएशंस में आप फंसते हैं जिसमें आप अनकंफर्टेबल होते हैं तो आप उसमें ज्यादा बोलने लगते हैं। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हुआ होगा 100%। क्योंकि आपको डर है कि कोई आपसे कुछ ना पूछ ले, उससे बचने के लिए आप ही दूसरे से 4 सवाल करने लगते हो। होता है नहीं होता है? राइट? फॉर एग्जाम्पल बताएं कुछ। आपके पास तो होगा, बताइए बताइए एग्जाम्पल। आप ब्लश कर रहे हैं। अभी अभी फिजिकल सिम्टम क्या था? हाँ जी। सो कैसे आपने डील किया है इस काइंड ऑफ सिचुएशन? हाँ, ये अच्छा आइडिया है, सामने वाले की ओह यू आर लुकिंग सो गुड, पहली तारीफ कर दो तो लोग उसी में खो जाएं, ज्यादा हमें जज ना करें। 90% केसेस में मैं यही करता हूँ। हाँ, ये टेक्निक होती है वैसे। इट्स अ गुड साइकोलॉजिकल टेक्निक कि जैसे कोई आपने आपने बहुत एवरेज से कपड़े, लड़कों की बात करो, लड़के ऐसे ही चले जाते हैं किसी भी इवेंट में, उनको तो कोई टेंशन नहीं है, वैसे ही पहुंच जाएंगे कुछ भी पहन के, भले ही पापा मम्मी चिल्लाते रहे बेटा थोड़ा तो ढंग से तैयार हो जाया करो, लेकिन वो भी लाचार हो जाते हैं टाइम के बाद। तो लड़का तो पहुंच ही जाता है। अब लड़का सोच रहा है कि मेरे कपड़े पे कोई कमेंट करेगा उससे पहले मैं दूसरे की तारीफ कर देता हूँ ताकि वो मेरी बुराई ना करे। बस इतना ही तो करना है ताकि वो घर एक लाइन सोच के जाए कि ठीक है थोड़ा सा एवरेजली ड्रेस्ड रहता है, ज्यादा उसको सेंस नहीं है, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है। कैसा है? दिल का बड़ा अच्छा है, देखो दूसरों की तारीफ करने में एकदम नहीं हिचकिचाता। राइट? तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि आप एग्रेसिवली बात करने लगे और सामने वाले को मौका किस चीज का मत दो, ज्यादा आपको स्क्रूटिनाइज करने का। क्या नहीं करने का? स्क्रूटिनाइज करने। जनरली जो लॉयर्स होते हैं वो इस टाइप की स्ट्रेटेजी कोर्ट में लगाते हैं। जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है वो इतना ज्यादा बोलते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं कि सामने वाला क्या हो जाता है, उसको खुद ही भूल जाता है कि एक्चुअल में मैंने देखा क्या था, आई वॉज अ विटनेस ऑफ एग्जैक्टली व्हाट सीन, विच सीन। ये सब बहुत यूज होता है, ये जितनी साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं ना, ये लीगल केसेस में बहुत यूज होती है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू से एंड व्हाट यू हैव सीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है कि सुपर इम्पोजिशन ऑफ इंप्रेशंस, एक कॉन्सेप्ट होता है, राइट? उसमें जैसे लॉयर होता है, लॉयर क्या बोलता है, विटनेस बॉक्स में बुलाता है विटनेस को और क्या बोलता है, हाँ तो तुमने देखा था मर्डर होते हुए, तुमने देखा था? बोले हाँ 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 लॉयर साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब देखा था। कहाँ खड़े थे तुम उस दिन, बताओ कितनी दूर खड़े थे? बोले सर बस 15-20 फीट दूर था, वहां से मुझे दिखा था। तुम्हारी आंखें ठीक हैं? बोले नहीं डॉक्टर साहब चश्मा लगता। तुमने चश्मा उस दिन पहना था? हाँ साहब मैं पहनता तो डेली हूँ। तुमने नहीं पहना था? हाँ डॉक्टर साहब मैं भूल भी सकता हूँ क्योंकि इन जनरल मैं सिर्फ पढ़ाई के टाइम ही चश्मा पहनता हूँ। अब बंदे के दिमाग में इतना सुपर इम्पोज कर दिया कि आपने उसके एविडेंस पे ही डाउट क्रिएट कर दिया कि इतनी दूर से इसने देखा कैसे। अगर वो बोल दे कि नहीं मेरे को अच्छे से याद है, मैंने स्पेक्स पहने थे और मैंने देखा है कि वहां वो खड़ा था पर्टिकुलर पर्सन। अच्छा खड़ा था, किस कलर के कपड़े पहने थे? बोले सर ग्रीन कलर का। ग्रीन उस दिन तो उसने ब्लू पहना था, तुम्हें ग्रीन कैसे दिखा? जज साहब ये झूठ बोल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज द सुपर इम्पोजिशन। तो कई बार एडवोकेट्स इसको यूज करते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग में और साबित कर देते हैं कि ये विटनेस झूठ बोल रहा है, और साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है विटनेस कि अरे यार मुझे सही में कुछ याद भी है कि नहीं। कई बार होता है कि लोग सीन एक्सप्लेन करते हैं और एडवोकेट जो होता है, लॉयर जो होता है, उसको साबित कर देता है कि ये इसका वहम है, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं।
राइट, सो दीज थिंग्स हैपन। सब मेरी मोपेड चोरी हुई थी 12th में स्कूल से, तब लॉयर ने मुझे ऐसे ही गुराह करने के लिए किया था। ओके, राइट राइट राइट। हाँ, तब जज ने लताड़ दिया था उस लॉयर को कोर्ट में। ओके, होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। अभी हम बहुत फंडामेंटल चीजें पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, चलिए वापस आते हैं अपनी थ्योरी में। और इनफैक्ट मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे ही आप अपने डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद ऑफिस में एंटर करेंगे, आपको पहले दिन से इनकी जरूरत पड़ेगी। एथिक्स की जरूरत तो पड़ेगी अपने आप को रास्ते पर रखने के लिए, लेकिन उसके बाद की जितनी साइकोलॉजी आपने पढ़ी है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जरूरी होती है समझना, और आपको यूज करना ही पड़ेगा। पता है, जब मीटिंग्स होती हैं आपके ऑफिस में, तो उसमें भी लोगों को बहुत डर रहता है कि सर ये ना पूछ लें कि ये काम कितना होगा। वहां भी लोगों को बहुत सोशल विड्रॉल सिम्टम्स रहते हैं कि यार तू चले जाना यार मीटिंग में मेरी जगह, यार सर मेरे से 4 बातें पूछेंगे और फिर मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, या हो सकता है मैं जज हो जाऊं। बहुत बड़ी कई बार मीटिंग्स होती हैं ऑफिस में, राइट, 20-20 लोग बैठे रहते हैं, तो वहां पे ये सब इश्यूज बहुत आते हैं। अभी हम इसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बोल रहे हैं, बट ये एंजाइटी ऑफिस के अंदर भी तो हो सकती है। आप ऑफिस जा रहे हैं ऑफलाइन, मतलब बेसिकली ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट है, वहां हर दिन आपको लोग जज कर रहे हैं, आपके काम को जज कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं, आपके डिक्शन को जज कर रहे हैं। किसको तो इंग्लिश बोलना भी अभी अच्छे से नहीं आता, ये एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए लोग कम बोलते हैं, राइट, जबकि आपकी मदर टंग है नहीं इंग्लिश। मैं तो कहता हूँ आप मदर टंग नहीं है इंग्लिश, उसके बाद आप गुड मॉर्निंग बाय गुड नाइट थैंक यू भी बोल ले रहे हैं ना, तो बस ठीक है, फील गुड। भाई मैं क्यों सीखूं। और रही बात प्रोफेशनल जो टेक्निकल इंग्लिश की है, उतना तो आपको आ ही जाता है। भाई न्यूटन्स लॉ तो बोल लेते हो ना। न्यूटन्स लॉ क्या है? हाँ, तो फर्स्ट लॉ क्या है? जब तक कोई बॉडी रेस्ट में रहती है, इंग्लिश में बोल रहे हैं अभी, इंग्लिश में। बॉडी इज इन रेस्ट, इफ वी डोंट गिव इट एनर्जी और मोशन, देन इट विल रिमेन इन द सिचुएशन ऑफ रेस्ट। A body at rest wants to be at rest, and body in motion will be in motion until and unless applied by any external force. अब ये तो टेक्निकल डेफिनेशन है, इतनी इंग्लिश तो आप लोग भी बोल ही लोगे, तो टेक्निकल इंग्लिश से काम चल जाता है। जरूरी थोड़ी है कि ओ मैन व्हाट अ क्लाइमेट, ये सब बोलने की क्या जरूरत है। ऑफिशियल सेटअप सीधे बोल दो यार मौसम बहुत बढ़िया है, चाय लेके आओ, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, कुछ चलता है। लेकिन बहुत आप स्क्रूटिनाइज हो जाओगे, इसके प्रेशर में रहते, सो आपको हर दिन जूझना पड़ेगा इस सारी चीजों से जो आपने अभी नोट डाउन किया है। तो ये सारे नॉलेज आपको उस दिन के लिए तैयार कर रहा है, अभी तो सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए तैयार कर रहा है, बट उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है। सो बैकग्राउंड ये है कि ये बंदा यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री में रहता है, और डिप्रेशन, एकेडमिक स्ट्रेस और सोशल विड्रॉल इसके इश्यूज हैं। और हिस्ट्री ये है कि ही वाज अ शाई पर्सनालिटी सिंस चाइल्डहुड, स्मॉल फ्रेंड सर्किल रहा है, डिसकंफर्ट विद अथॉरिटी फिगर्स। कहने का मतलब है जितने भी लोग अथॉरिटेटिव होते हैं उनके साथ इसके ऐसा फील करता है डिसकंफर्ट। क्यों? क्योंकि ये अपनी बातें रख नहीं पाता। क्या नहीं कर पाता? अपनी बातें अच्छे से सामने वाले के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाता। जैसे आप 4 दोस्त गए, उसमें से एक अथॉरिटेरियन, आपने डोमिनोज में एंट्री की, 4 दोस्त बोल रहे हैं यार क्या ऑर्डर करना है, क्या ऑर्डर करना है। अब वो बोल रहा है ऑर्डर तो फार्म हाउस ही होगा क्योंकि वो मुझे पसंद है, और मैं तो 2-3 स्लाइस ही खाऊंगा, बाकी तुम लोग खा लेना। राइट, दिस इज द अथॉरिटेरियन। अब बाकी के 3 जो हैं कुछ बोल भी नहीं पाए बिकॉज ऑफ शाइनेस। इसको वो ये नाम देंगे कि नहीं नहीं हम अपने दोस्त की चिंता करते हैं, उसकी खुशी देखना हमारा कर्तव्य है, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं होती। तो समटाइम्स यू shy away because of the shy personality and small friend circle, you sometimes feel discomfort with the authority figures। अब आप नहीं बोल पाते, बोले ठीक है यार छोड़ो यार, जो मंगा रहा मंगाने दो, चलो खा लो। एंड धीरे 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 ये चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं, और फिर आगे जाके एक दिन ऐसा आता है कि आप नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आ जाते हो, आप भी कमाने लगे हो, तो आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ना बंद कर देते हो ज्यादा कैसे हैं, अथॉरिटेटिव।
कैसे लोग के साथ जुड़ना पसंद करोगे? जो ज्यादा डेमोक्रेटिक है, जो पूछ ले भाई तू क्या खाएगा, तू क्या खाएगा। ऐसे लोगों के साथ आप डिनर करना या कहीं आउटिंग करना बेटर फील करो, ना कि ऐसे लोग जो आपको पहले ही फोन करके बोल रहे हैं हाँ भाई सारी बुकिंग्स हो गई हैं, सब प्लान है, बस तू आ जा। अब ये साइन है अथॉरिटेरियन का। सारी बुकिंग्स मतलब हमसे पूछा भी नहीं है कि जाना कहाँ है, हमसे ये बताया भी नहीं गया कैसी होटल बुक हो रही है, किस स्पॉट पे जाना है, कैसा खाना मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। मतलब हमसे कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, सिर्फ क्या बोल दिया गया, चलो। बट समटाइम्स इट बिकम्स अ गुड थिंग ऑल्सो, समटाइम्स हम दिमाग भी नहीं लगाना चाहते, तो इन दैट केस इट बिकम्स अ गुड साइन। बट यहाँ पे सिम्टम्स एंड बिहेवियर्स क्या है माइक के? इट ही अवॉइड्स अटेंडिंग क्लासेस एंड सोशल इवेंट्स, he does excessive worry about being judged as dumb or boring. Physical symptoms during interactions, that is sweating, stuttering and loss of words. होता है ना जब आप घबराते हैं तो आप आपकी जुबान लड़खड़ा जाती है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज स्टटरिंग। लॉस ऑफ वर्ड्स मींस आपको जब बोलने के लिए बोला जाता है तो आप ब्लैंक हो जाते हैं, मतलब आपके पास शब्द नहीं बचते, ये शब्द आपको समझ में नहीं आता कि क्या बोले, बस आप यही बोलते हो, समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आर यू गेटिंग इट। अरे भाई आर यू गेटिंग इट, वो गेटिंग इट हो ही जाएगा अगर ढंग से बोल दोगे तो। मैं आपकी भावनाओं को क्यों समझूं, शब्द बोल दो, क्लियर कर दो। मिसजज हो जाओगे उससे अच्छा बेटर है कि कुछ बोल दो, लेकिन मेरे पास लॉस ऑफ वर्ड का प्रॉब्लम है इसलिए मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं, राइट। चलिए, रूमिनेट्स ओवर पास्ट कॉन्वर्सेशंस, फोकस ऑन परसीव्ड मिस्टेक्स। कई बार कई एक ही सीन को बार बार दोहराते हैं कि वहां पे मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, यार इसकी जगह मैं ये बोल दिया होता तो ठीक रहता, अब घर जाऊंगा फिर तो ये मुद्दा उठेगा ही उठेगा, मम्मी फिर सुनाएंगी सुनाएंगी, पापा डांटेंगे ही डांटेंगे। तो ही फोकसेस ऑन द परसीव्ड मिस्टेक्स कि मैंने ये गलती तो नहीं कर दी वहां पे। अपने पास्ट कॉन्वर्सेशंस को रूमिनेट करना यानी रिपीटेडली सोचते रहना। आइसोलेट हिमसेल्फ, इग्नोर कॉल्स, अवॉइड प्रोफेसर्स एंड द पीयर्स। कहने का मतलब है कि जैसे अभी भी आज आप लोगों में भी होगा, कभी भी अननोन कॉल उठाने से पहले, अननोन नंबर उठाने से पहले एक थोड़ा सा एक बार हार्ट बीट ऊपर चली जाती है, ये मुझे कौन कॉल कर रहा है, ये कौन है जो मेरी कॉल लिस्ट में नहीं है और जिसको मुझसे मतलब, राइट, ऐसा कौन है, कहीं मेरे भाई ने कुछ कांड तो नहीं कर दिया, कहीं मेरे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। आप कॉल उठाने के पहले के 2 से 3 सेकंड में इतने थॉट सोच लेते हो कि हालत खराब हो जाती है। जैसे आपके मम्मी पापा का कॉल जब आप नहीं उठाते हो तो उनके दिमागी हालत क्या होती है, वो तो सीधे सोचते हैं बस पंखे से, यही सो, इनके अलावा इनका कोई थॉट ही नहीं है। इंदौर में प्रेशर में है, 2 कॉल नहीं उठाया, इसका मतलब घूमते पंखे से उसकी लाश लटक रही है, और कोई थॉट ही नहीं है। गाड़ी से गया है तो एक्सीडेंट ही हो गया होगा अरे गाड़ी चला रहा हूं भाई, कॉल नहीं उठाया तो क्या हो गया। बच्चों के साथ गया है तो कहीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं हो गई, बच्चों को कुछ लग तो नहीं गई। मतलब हर चीज में पहले हम क्या सोचते हैं, निगेटिव, परसीव्ड मिस्टेक्स, परसीव्ड निगेटिव आउटकम्स, और ये एक टेंडेंसी बन जाती है हमारे ह्यूमन माइंड की, राइट। सो हम ऐसे लोग क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, कॉल से इग्नोर करते हैं। तो डायग्नोसिस किया गया तो क्या निकला माइक को, हाँ, तो उसके की फीचर्स क्या थे जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले, वही सब फिर से लिख लेंगे केस स्टडी के फॉर्म में, कि फियर ऑफ नेगेटिव इमोशंस, अवॉइडेंस ऑफ social situations, cognitive distortions, assuming others think poorly of him, emotional distress leading to hopelessness and isolation, hopelessness and isolation। अब इनका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, ट्रीटमेंट प्लान यही है, सबसे पहली थेरेपी हम हमेशा कौन सी देते हैं, CBT, cognitive behavioral therapy। And if you remember it correctly, what we have done in the CBT model in the previous class we have discussed, CBT में हम क्या करते हैं, कॉग्निशन पे काम करते हैं ताकि बिहेवियर ठीक हो जाए, इसलिए थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और कॉग्निशन पे काम करना है तो बिलीफ पे काम करना पड़ेगा, वैल्यूज पे काम करना पड़ेगा। बिलीफ और वैल्यूज पे काम करना है तो रैशनैलिटी के साथ कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे, और जो कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे और आप जब आंसर पे अराइव करोगे तो अपने आप आपके बिलीफ्स बदल जाएंगे। यही CBT लोग यूज करते हैं धर्म परिवर्तन। केरला स्टोरी आपने देखी, राइट। अब जैसे उसमें कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से बार बार बोल रही है
कि तुम्हारे भगवान इतने ही ओमनीपोटेंट हैं तो तुम्हें मुसीबत से बचा क्यों नहीं पा रहे हैं? अभी एक सवाल है, ये एक रीजनड क्वेश्चन है, इसका जवाब एक हिंदू लड़की के पास नहीं, और इसने उसके बिलीफ को हिला दिया। यहीं से तो काम शुरू होता है। यही सीबीटी मॉडल आपको लो सेल्फ एस्टीम से हाई सेल्फ एस्टीम की तरफ भी ले जा सकता है और हाई से लो की तरफ ले जा सकता है। हर आर्ग्यूमेंट का काउंटर आर्ग्यूमेंट रेडी होता है और होना भी चाहिए, और दैट इज द नेचर ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन, बिकॉज इफ यू टेक वन साइड देयर विल ऑलवेज बी अपोजिशन। अगर आप बीजेपी की तरफ हैं तो हमेशा कांग्रेस की तरफ कोई ना कोई होगा, लेकिन आप कांग्रेसी हैं तो कोई ना कोई बीजेपी की तरफ होगा। सो ओपोनेंट्स का मीनिंग ही डुअलिटी है। चॉइस का मतलब ही डुअलिटी है। आप कुछ एक चीज चूज करेंगे तो दूसरी छूट जाएगी। आपने मूवी देखी है, वो कौन सी मूवी थी, दीपिका पादुकोण और रणबीर वाली, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, कौन सी मूवी थी? ये जवानी है दीवानी। देखी होगी ना आप लोगों ने, मन से देखी होगी, वो मन से देखी हुई मूवीज में से होगी। आप लोग छोटे होंगे, कितने रहे होंगे उस समय? 14-15 साल, 13 साल, टीनेज स्टार्ट्स। हाँ, उस समय की मूवी बहुत आइकॉनिक मूवीज में मानी जाती है। तो उसमें बार बार दीपिका पादुकोण एक ही लाइन बोलती है। क्या बोलती है? बनी। हाँ, क्या आगे? मन से देखिए। इन्होंने, देखो डायलॉग याद है, मतलब दिल से एकदम बस यही सुनने को बाकी था। यही मूवी हमारे लिए बनी थी। सो बनी, कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, हमेशा छूटेगा ही। तो दैट वाज बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ चूजिंग समथिंग। उस समय भी वही चीज समझाई गई थी, लेकिन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमने थोड़ी देखी थी, हमने दूसरे नजरिए से देखी थी। बट आज उसको समझने का मौका है और समय है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन चूजिंग, बिकॉज व्हेनेवर यू चूजेस, right, there will always be duality, and whenever there will be duality, there will be only one thing which will be chosen, another will be left out. So there will always be the feeling of FOMO, यानी fear of missing out। ये कर रहा हूं तो ये नहीं कर पा रहा हूं, फिर ये कर रहा हूं तो कुछ और नहीं कर पा रहा हूं। और हमारी सोसाइटी ऐसी है कि कंटिन्यूस कुछ ना कुछ क्रिएट भी करती रहती है ताकि आपको फोमो हमेशा रहे। 10 things to do before you die। भाई ये क्या बकवास लाइन है? और वो 10 थिंग्स ही हर साल चेंज कर देते हैं। अगर अगर वो 10 थिंग्स बना के चलो मैं शुरू भी हुआ, अगले साल तुमने यार लिस्ट बदल दी, क्या बकवास है? मेरे साथ गेम मत खेलो। कम से कम वो 10 थिंग्स को 30 साल तक तो कंसिस्टेंट रखो, क्योंकि 10 थिंग्स कवर करने में मुझे इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन नहीं, जिंदगी में कभी आपने बुर्ज खलीफा नहीं देखा तो आपकी जीवन बेकार है। ये कैसी लाइन है भाई? क्यों देखूं मैं? मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख लिया है, बस मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। अब मैं कहता हूं मैंने वो भी नहीं देखा होता तो भी क्या? हाउ डज इट गोइंग टू डिफाइन माई सेल्फ एस्टीम कि अगर मैंने कोई चीज नहीं देखी? तो माई सेल्फ एस्टीम शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट देर इज नथिंग बैड इन डूइंग द एक्सपोजर एक्ट और नोइंग समथिंग न्यू। तो इसका मतलब ये है, मोर नॉलेज इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर हाई और लो सेल्फ एस्टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैस्लो की पिरामिड का फोर्थ पिरामिड क्या था? फोर्थ फ्लोर क्या था पिरामिड का? खोलो खोलो जल्दी। अरे भैया, रियलाइजेशन इतनी जल्दी मत कराओ। फोर्थ स्टेज की बात कर रहा हूं। लव एंड बिलोंगिंग के ऊपर क्या था? एस्टीम था। रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन उसके ऊपर है कि नहीं? तो सेल्फ एस्टीम वाला पॉइंट था। लेकिन इस स्टेज में सेल्फ एस्टीम कनेक्टेड है अचीवमेंट्स से। किससे कनेक्टेड है? अचीवमेंट्स से। तो ध्यान रखना है कि जब हमें लगता है कि हमें कोई चीज आ गई समझ में, तो हम एकदम पार्टी मोड में आ जाती है। चाय हो जाए, पार्टी हो जाए, आज तो समझ में आ गया हमको। क्या? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। नॉलेज इज शुड नॉट बी कनेक्टेड विथ योर सेल्फ एस्टीम। ये बात ध्यान रखें। लेकिन इनिशियली ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल है ऐसा अप्लाई कर पाना। बोलना आसान है, इजियर सेड देन डन है, बट यस, दिस इज द ट्रूथ। सो ट्रीटमेंट प्लान क्या है सैड का? माइक के लिए
कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या होगा इससे? टू चैलेंज नेगेटिव थॉट. एक्सपोजर थेरेपी, ग्रेजुअल एंगेजमेंट इन फियर्ड सोशल सिचुएशन. बिहेवियरल एक्टिवेशन, encouraging participation in daily routines, supportive counseling, addressing depressive symptoms and building self esteem. ठीक है, तो ये 3-4 सोल्यूशन लिख लो, 7 मार्कर में काम आएंगे एज ए स्टेटमेंट. बाकी मैं इनकी डिटेलिंग भी लेके आया हूं, तो वो तो हम लिख लेंगे, बट इस तरह के सेंटेंसेस आप 7 मार्कर में लिख के बहुत अच्छे नंबर ले सकते. राइट, तो मैंने पूरी केस स्टडी ही बता दी आपको, और इनमें से कोई ना कोई एक केस स्टडी जो हम पढ़ चुके हैं इतनी, एक आपके एग्जाम में आपको दिखने वाली है 101%. तो हमेशा सब में यही है, यू एनालाइज द कॉजेज, यू एनालाइज द सिम्टम्स, देन यू डायग्नोज. डायग्नोसिस ने बताया कि ये सैड है, यानी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसको हम सोशल फोबिया भी बोलते हैं, उसका क्लिनिकल टर्म है सैड. राइट, एंड फिर उसके ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, दैट इज सीबीटी, एक्सपोजर, बिहेवियरल. एक्सपोजर थेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, टूरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है, that you are being exposed to new things, at least which are relevant to you. मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ यूरोप घूम के आ जाइए, इट्स अ कॉस्टली अफेयर, एंड उससे आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला. राइट, लेकिन आप मध्य प्रदेश में रह के मध्य प्रदेश नहीं घूमे हैं, तो ये आपको लाइफ इंपैक्ट करने वाली चीज है, बिकॉज आपका परसेप्शन अबाउट योर ओन स्टेट मैटर्स अ लॉट व्हेन यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू. नॉट इन द मेंस में तो किसी को पता नहीं चलेगा, आपके पास नॉलेज है, आप लिख दोगे, लेकिन इंटरव्यू में क्लियर हो जाएगा. राइट, जैसे कल ही इंटरव्यू के लिए एक बंदा आया, महोबा का था, शुरुआत कर रहा है आला उदल ये वो, अब मैहर की उसको हिस्ट्री नहीं पता, मध्य प्रदेश के शक्तिपीठ नहीं पता, टोटल शक्तिपीठ इंडिया में लिस्ट नहीं पता, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन. एटलीस्ट आपको अपने स्टेट के सारे कल्चरल हाइलाइट्स तो पता होने चाहिए कि भाई एमपी में ऐसा क्या है. सपोज आप दिल्ली में बैठे, दिल्ली में कोई आपको मिल गया, सपोज कोई ब्रिटिशर मिल गया, आपने बातचीत शुरू कर दी, बोले कहाँ से, बोले एमपी से. क्या है एमपी में देखने लायक? अब आप बोल रहे हो यार समझ में नहीं आ रहा एमपी में कुछ है भी कि नहीं देखने लायक. तो भाई आपको नहीं, क्यों नहीं पता? You should always have the highlights, right, of your own state. तो उसके लिए टूरिज्म हेल्प करता है, और ये एक्सपोजर थेरेपी कहलाती है. क्या कहलाती है? ग्रेजुअल एंगेजमेंट इन फियर्ड सोशल सिचुएशंस. तो ये सोशल सिचुएशंस भी हैं और फिजिकल सिचुएशंस भी हो सकती हैं. राइट, जैसे किसी को फियर ऑफ हाइट है या पहाड़ों पे जाने से डर लगता है, तो उसको पहाड़ों में लेके जाओ, ग्रेजुअली एक्सपोज करो कि भाई ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू आर alert, if you are secure, you act responsibly, things will be safe everywhere. जैसे कहीं कहीं की इमेज बन जाती है कि यहाँ पे चोरियां बहुत होती हैं, यहाँ के लोग खराब हैं. ऐसे एक्सपोजर्स, ग्रेजुअल एक्सपोजर से आप अपनी एंजाइटीज और निगेटिव परसेप्शंस को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं, और स्टीरियोटाइप्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. बिहेवियरल एक्टिवेशन पढ़ लिया आपने, किस में एंगेज करना है हमको? डेली रूटीन के पार्टिसिपेशन में. राइट, अब जैसे बड़ी सोशल गैदरिंग में एकदम से जाने से डर लगता है, तो हर त्योहार में जब भी घर आप जाते हो, तो एक रूटीन बना लो कि आपके आसपास चाची नानी काकी कोई भी बुआ कोई भी रिश्तेदार रहता है, तो उसके घर चले गए मिलने. अब उस समय तो 1-2 लोग ही रहेंगे घर में, हो सकता है कि उस घर के भी सारे मेंबर प्रेजेंट ना हो, दिन में चले गए, 1-1.5 घंटा बैठे, बात किए, चाय वाय पिए, नाश्ता पानी किए, आ गए. तो ये जो छोटे छोटे इंटरेक्शंस हैं, ये आपको बड़े इंटरेक्शन के लिए तैयार करते हैं. इसीलिए लोगों के कांटेक्ट में बने रहना चाहिए. नॉट अप्लाइड एट दिस टाइम ऑफ योर लाइफ. अभी तो आप तैयारी के मोड में हो, तो फोन ऑफ करके फेंक दो, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन जैसे ही आप सोसाइटी में एंटर होगे, जॉब आपकी लगेगी, सो कीप मेंटेनिंग बिहेवियरल एक्टिवेशन टेक्निक्स. जैसे जैसे बर्थडेज में विश कर देना, ठीक है, एनिवर्सरीज पे विश कर दिया, सिर्फ ऐसे ही हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, बस इतने कर. एक इंट्रैक्शन बना के रखना बहुत जरूरी है. एक्टिवेटेड स्लीपर सेल मत बन जाओ कि 2 साल के लिए गायब हो गए, फिर किसी इवेंट में उठाया स्लीपर सेल को कि बेटा एक्टिवेट हो जाओ,
चलो शादी में जाना है, तो 2 साल बाद एकदम से शादी में दिख रहा है, और बीच में फिर गायब, फिर फोन बंद, और शादी में सबको बोल रहा है या वी विल बी इन टच, वी विल बी इन टच, और उसके बाद जैसे ही इवेंट से निकले, बंद तो करो, इन सबको ब्लॉक करो, हटाओ, बात नहीं करनी। तो ऐसा ना करें, आप थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन बना के रखें, ठीक है। Next, outcomes and insights. Mike began attending therapy sessions gradually, and gradual improvement in classroom participation and peer interaction. ठीक है, solutions पे आते हैं। तो CBT हमने पढ़ लिया है, माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस क्या हम पढ़ चुके हैं, याद है वो थ्योरी, याद है माइंडफुलनेस वाली, वेरी गुड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक्सपोजर थेरेपी में एक लाइन और लिख सकते हो, इट बिल्ड्स टॉलरेंस एंड मास्टरी ओवर एंजाइटी ट्रिगर्स, बस एक लाइन ऐड कर लो। एक्सपोजर थेरेपी ऊपर लिखा ना अभी आपने जस्ट, वहां पे एक छोटी सी लाइन ऐड कर लो, बिल्ड्स टॉलरेंस एंड मास्टरी ओवर एंजाइटी ट्रिगर्स। फिर आपको, अगर आप सोशल सेटिंग में जाते हो, 20 नए लोगों से मिलोगे, तो आपको लगेगा यार इसमें से 15-16 से तो मैं रेगुलर मिलता हूं, अब बचे 3-4-5, तो उनसे भी डील कर लूंगा। तो इट्स अ ग्रेजुअल मास्टरी ओवर एंजाइटी ट्रिगर्स, क्योंकि आपको 20 लोगों को ये जवाब नहीं देना कि और कैसे हो, कहां थे इतने दिन। अब वो 15-16 लोग से आप टच में बने हुए, उन्हें पता है कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू बिलीव इन, व्हाट योर बेसिकली वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम्स एंड ऑल। 3-4 लोग को नहीं पता है, तो कई बार तो आपके दोस्त ही मदद कर देते हैं। चाची पूछेंगे और बेटा क्या, अरे चाची आपको नहीं पता, तैयारी कर रहा, कल को डिप्टी कलेक्टर भी बन सकता है, किसी दोस्त नहीं बोल दिया, किसी रिश्तेदार नहीं बोल दिया, वही आपका काम कर देगा। इसीलिए हमेशा आप इंटरेक्शन बना के रखें, ठीक है। सोशल स्किल ट्रेनिंग जो है, इसमें लास्ट पॉइंट क्या था, यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा था आपने लास्ट पॉइंट, सपोर्टिव काउंसलिंग लिखा था, एड्रेसिंग डिप्रेसिव सिम्टम्स एंड बिल्ड सेल्फ सिस्टम। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, मैं बता देता हूँ, लास्ट छोटा सा पॉइंट ऐड करवा देता हूँ। सोशल स्किल ट्रेनिंग, इंप्रूव कम्युनिकेशन, असर्टिवनेस एंड आई कॉन्टेक्ट, ठीक है, इसको और ऐड कर लो कि सोशल स्किल्स को लेके थोड़ा सा सीखो। सोशल स्किल्स आपको बेहतर इंसान बनाता है, ये बात आप समझिए। अभी पेप्सी की हेड कौन थी, कौन सी इंडियन थी, इंदिरा नूई, नाम सुना है उनका, इंदिरा नूई। तो अभी उनकी रील चल रही है कि नोइंग ऑफिस पॉलिटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट डू नॉट गेट एंगेज इन देम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली उन्होंने। हर ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, कोई ऑफिस ऐसा नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स को समझना उतना ही जरूरी है जितना आपका सर्वाइवल। तो यानी इसका मतलब उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन फिर लास्ट लाइन वो ये बोलती हैं, बट स्टे आउट ऑफ इट। भाई अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर क्यों नहीं निकल पाया, तो मां के सोने के कारण क्या इंपैक्ट पड़ गया, एग्जिट पॉइंट्स जो थे वो आपको क्लियर नहीं थे, और एग्जिट पॉइंट्स क्लियर नहीं थे इसका मतलब चक्रव्यूह समझ नहीं पाए थे, राइट। तो चक्रव्यूह तो हमेशा आपके जीवन में आएगा। तो वो यही कह रही थी कि पहली बात तो ऐसा कोई जगह नहीं जहां चक्रव्यूह नहीं, तो चक्रव्यूह को समझो और चक्रव्यूह से बाहर रहो, ये दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो बी अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स बट नेवर बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट टेक्स योर आई ऑफ द गोल। मतलब फिर मछली की आंख दिखना बंद हो जाए, और एक बार अर्जुन को मछली की आंख दिखी है और एक बार चिड़िया की आंख दिखी। बचपन में क्या दिखा उसको, चिड़िया की आंख, जब ट्री में सिर्फ उसको चिड़िया भी दिख रही थी और चिड़िया की आंख भी, और बड़े होने के बाद उसको मूविंग फिश में मछली की आंख दी। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिक्स में एंगेज होने से क्या हट जाता है, फोकस हट जाता है। दीज आर दी कॉग्निटिव थ्योरीज, मैं इसको भेज दूंगा, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। चलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, which is schizophrenia. Write down the term schizophrenia. What is schizophrenia? Let's understand that. सर इस बुलेट में डिलेमा रिलेटेड भी केस स्टडी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, 100% आ सकती है डिलेमा रिलेटेड, एथिकल डिलेमास यूनिट 4 से आएगी, और मैं बोल रहा हूँ बार बार, यूनिट 3 से आएगी, यूनिट 4 से आएंगी, 2 केस स्टडी के टॉपिक सब बनते हैं, यूनिट्स बनती हैं आपकी। लास्ट ईयर जो आई है वो साइकोथेरेपी वाले सेक्शन से आई, 2024 में। क्लियर, चलो भाई। तो सीजोफ्रेनिया एक शब्द है जिसका मतलब है क्रॉनिक
severe mental disorder which is marked by disturbances in thought, perception, emotion or behavior. इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पे आप रियलिटी से पूरे कट हो जाते हो. क्या हो जाते हो? रियलिटी से पूरे कट हो जाते हो. अभी तक आपने जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन पढ़ा था, वहां आप आइसोलेट तो करते हो खुद को, लेकिन रियलिटी जानते हुए आइसोलेट करते हो, क्योंकि आपको रियलिटी पता है. लेकिन इस केस में तो आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गए हो और आपको हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होने लगे. क्या होने लगे हैं? हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स. नोट डाउन करिएगा इसको जल्दी से. व्हाट इज सीजोफ्रेनिया? Clear? So the term is involves hallucinations and delusions, typically emergence in late adolescence or early adulthood with lifelong implications. एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जब डिप्रेशन और सैड यानी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एक हद को पार कर जाते हैं, एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है, तो वो सीजोफ्रीनिया में कन्वर्ट हो जाता है. कई बार ड्रग्स ज्यादा लेने के कारण भी आप रियलिटी से कट हो जाते हो, जैसे हनी सिंह ने कई बार समझाया है, बताया इंटरव्यू में. वो काफी ड्रग्स वगैरह करता था, ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज करता था. धीरे धीरे उसको हेलुसिनेशंस होने लगे. कोई नहीं भी खड़ा है तो दिख रहा है कि खड़ा है. इमेजिनेशंस. कोई सिर्फ खड़ा है तो फील हो रहा है कि वो सिर्फ उसे ही देख रहा है, जबकि वो ऐसा कर नहीं रहा है. सो hallucinations are about the false sensory perceptions. बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक डिसीज डिसऑर्डर है ये. कई बार लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो हो नहीं रही हैं रियल वर्ल्ड में. कई बार लोगों को कुछ विजुअल्स दिखने लगते हैं, कुछ लाइट्स, कुछ पिक्चर्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो रियलिटी में नहीं होते हैं. कभी कभी कुछ लोग बैठे हैं पंखे के नीचे, पंखे की हवा स्किन के टच करते जा रही, उन्हें लगता कोई कीड़ा चल रहा है मेरे बॉडी के ऊपर, चींटी चल रही है, मकड़ी चल रही है, अरे अरे हटाओ हटाओ हटाओ. ऐसे एक्ट करने लगते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी कुछ हो नहीं रहा होता है. राइट? कई बार लोगों को अजीब अजीब सी स्मेल आ रही होती है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है. लोगों को लग रहा है कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, कुछ बर्निंग स्मेल आ रही है, जबकि किचन में कुछ भी गैस में नहीं रखा. तो हेलुसिनेशंस के मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं. ऑडिटरी हो सकता है, विजुअल हो सकता है, ऑल फैक्ट्री हो सकता है. ऑल फैक्ट्री का मतलब रिलेटेड टू द स्मेल हो सकता है. कुछ अजीब सा मुंह में टेस्ट आ जाना, जबकि खाया कुछ भी मीठा नहीं है, लेकिन मुंह में मीठापन आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, जबरदस्ती. फॉल्स परसेप्शंस. These are the examples of what? Schizophrenia. कई वेब सीरीज, कई सीरियल्स, कई मूवीज में इस सीन को दिखाया जाता है कि एक इंसान है जो डर रहा है कि नहीं 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 मुझे मत मारो, नहीं मेरे पास मत आओ, और फिर एकदम से विजुअल्स दिखाते हैं कि ब्लरिंग इमेज है और कोई आ रहा है उसके पास. वो हेलुसिनेशन. और फिर उसका कोई पार्टनर या घर का कोई आके उसको ऐसे हिलाएगा, कहाँ है? कुछ भी नहीं है. बोले नहीं अभी था, कोई था जो मुझे मारना चाह रहा था. इस तरह के कई सीन कई मूवीज में दिखाया जाता है. वो जो सीन है वो सीजोफ्रेनिया का एग्जाम्पल है, वो हेलुसिनेशन का एग्जाम्पल है. ये पूरा नोट डाउन कर लिया. अब एक लाइन लिखो, व्हाट आर हेलुसिनेशंस. सिंपल सी एक सिंगल लाइन डेफिनेशन बता दे रहा हूं. हेलुसिनेशंस आर द परसेप्शंस दैट फील रियल. Hallucinations are the perceptions that feel real.
but they occur without any external stimulus. But they occur without any एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे डॉग सेलिवेट कर रहा है बट फूड है ही नहीं और ना ही बेल है, ये हेलुसिनेशन है। डॉग के सामने बेल आएगी, इवान पेवलोव एक्सपेरिमेंट, यू रिमेंबर दैट, कि डॉग के सामने फूड आया, उसने सेलिवेट किया तो एक्सटर्नल स्टिमुलस था तो उसने सेलिवेट किया। बेल आई, अनकंडीशन से कंडीशनड स्टिमुलस आया तो उसने कंडीशनड रिस्पॉन्स दिया कि सेलिवेशन किया। लेकिन ना तो बेल है ना तो फूड है और डॉग सोच सोच के सेलिवेट किए जा रहा है, तो ये हेलुसिनेशन है। ये क्या है? तो पहला लिख लेना, इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आर, नंबर 1 हेलुसिनेशन की, यहां नहीं लिखा, मैं आपको अलग से बता रहा हूं, नोट डाउन, इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आर, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला, इट इज, वर्ड लिखिए सीधे, इट इज मत लिखिए, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक 1, फॉल्स है, इट इज कंप्लीटली फॉल्स, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है जो आपको महसूस हो रहा है। नंबर 2, इट अकर्स ड्यूरिंग वेकफुलनेस। आप बोलेंगे सर हेलुसिनेशन और ड्रीम में क्या अंतर है? ड्रीम सोते वक्त आते हैं, हेलुसिनेशन जागते वक्त होते हैं। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, इट अकर्स ड्यूरिंग वेकफुलनेस, डन। थर्ड हो गया, इट फील्स रियल, इट फील्स रियल। तो बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट लिखिएगा टाइप्स, टाइप्स, तो कॉमा कर करके लिख लीजिएगा। ऑडिटरी, कि कुछ साउंड सुनाई दे रहा है आपको जो नहीं बज रहा है लेकिन आपको सुनाई दे रहा है। विजुअल, जो हो नहीं रहा लेकिन दिख रहा है, आपका इमेजिनेशन। नेक्स्ट, ऑल फैक्ट्री, OLFACTORY, ऑल फैक्ट्री मीन्स स्मेलिंग, स्मेल रिलेटेड, OLFAC, ऑल फैक्ट्री, राइट, ऑल फैक्ट्री, दैट मीन्स स्मेल रिलेटेड, ब्रैकेट में लिख लेना स्मेल रिलेटेड। नेक्स्ट है गुस्टेटरी, GUSTATORY, गुस्टेटरी मतलब टेस्ट रिलेटेड, गुस्टेटरी मतलब टेस्ट रिलेटेड। टेक्टाइल एक्सपीरियंसेस और हेलुसिनेशन, टेक्टाइल मतलब स्किन टच एक्सपीरियंस, TACTILE, टेक्टाइल मींस टच एक्सपीरियंसेस, किसी ने मुझे छुआ, मेरी बॉडी पे कीड़े चल रहे हैं, कुछ रेंग रहा है, समथिंग हैज बिटन मी, किसी ने कुछ काटा, समथिंग होता है ना, कभी कभी मॉस्किटो नहीं होता लेकिन हमको लगता है अरे कुछ काट रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये जो सेंसेशंस हैं जब भी आपको हो तो समझ जाइएगा आपको क्या हो रहा है, हेलुसिनेशंस, राइट। कई बार आपके कान में आपके फोन की रिंग बजती है लेकिन फोन नहीं बज रहा हो, ऐसा तो 100% हुआ। आपको लग रहा है आपके कान में वो आपकी रिंगटोन ऐसी घुस चुकी है और आपकी कंडीशनिंग हो गई है कि 10 बजे तो मेरे चाहने वालों का फोन आता ही आता है, तो 10 बजते ही आपके कान में आपको क्या सुनाई देने लगती है? बेल। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, उस दिन वो बिजी है इसलिए उसने आपको फोन नहीं किया। तो यहां पे दीज आर द साइंस ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो उसके आगे केस स्टडी पे चलते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के बाद। पहले लिखते हैं केस स्टडी, लिखिए, चलिए केस स्टडी लिखिए जल्दी से, केस स्टडी राइट डाउन करिए, लिखिएगा। राहुल है, यंग एडल्ट है जिसको पैरानॉइड सीजोफ्रीनिया है। सर LSD लेने से होता है, एक बार लो तो 12 घंटे नींद नहीं आती। ओके, 12 घंटे नींद, किसी ने लिया है क्या LSD वगैरह? कुछ तो लिया होगा भाई, नशे का कोई पदार्थ, कुछ सेवन ही नहीं किया। आप लोग ने किया है? एक्साइटेड? चाय, चाय, चयास, ये सब सस्ते नशे जो हैं ये हम कर रहे हैं, 10-10 रुपए 5 रुपए वाला, यही ठीक है। खैर अच्छी बात है, महंगे नशों में आप ना घुसे, एंट्री ना करें। हनी सिंह को कई बार आपने बोलते सुना होगा, सूखे नशे नहीं करो, पीना है जितना पी लो लेकिन सूखे नशे मत करो। मतलब ये पाउडर मारने वाला जो है ना, कि लाइन खींच रहे हैं,
वो नहीं करना है आपको। वो आपकी नींद उड़ा देती है, आपको एक स्टेट ऑफ प्लेजर पे लेके चली जाती है, और फिर जब आपका स्लीप साइकिल और इमोशनल साइकिल डिसरेगुलेट होता है तो आपको आपको क्या होने लगते हैं फिर? हैलुसिनेशन। चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं, आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है, आपकी पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने लगता है विदाउट योर कंसेंट, और ये सिचुएशन बहुत निगेटिव है, और इसी सिचुएशन में लोग सुसाइड करते हैं। ध्यान रखना, आप लोग एक कॉन्शियस कंट्रोल्ड ह्यूमन बीइंग है। कंट्रोल्ड मतलब आपकी एक्टिविटीज आपके कंट्रोल में है। आपको कभी लगा, सोचा कभी आपने कि यार क्यों लोग सुसाइड कर लेते हैं? कैसे हिम्मत हो जा रही है बिल्डिंग से कूदने में, पंखे से लटकने में? मतलब ऐसा क्या स्टेट ऑफ माइंड हो जाता होगा कि उन्हें लगता होगा कि बस अब खत्म कर दो। आई वॉज इन सेकेंड ईयर, मेरे हॉस्टल का बंदा 6वें फ्लोर से कूद गया, 6वें फ्लोर से बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग का 6th फ्लोर वाज लाइक, बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, एकेडमिक बिल्डिंग थी हमारी। सुबह सुबह गया 5:30 बजे, गार्ड ने पूछा भी कि भैया कहाँ, 6 बजे के बाद जनरली बच्चे निकलते हैं जनरली? बोला कुछ नहीं भैया, जा रहा हूँ वॉक पे। उसके पहले अपने छोटे भाई से बात भी किया कि और भाई कैसी चल रही पढ़ाई तेरी, अच्छे से पढ़ाई कर, टेंशन की बात नहीं है, तेरा भाई है। और भाई जा रहा सुसाइड करने, और बातें देख रहे हो, कंफर्ट फील करा रहा है उसको। फिर उसने बात की, उसके बाद वो बिल्डिंग में गया, प्रॉपर आराम से चढ़ा, टेरेस पे गया, कूद गया। अब यू कैन नॉट इमेजिन द स्टेट ऑफ माइंड विच फ्रॉम थ्रू विच दैट गाय इज गोइंग थ्रू। जनरली देखना, सुसाइड करने वाले एक बहुत ही सेन कॉन्वर्सेशन किसी से कर लेते हैं, कोई लेटर लिखते हैं आराम से बैठ के, उस लेटर को लिखने के पहले ही वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि वो क्या करने वाले, राइट? तो ये वो स्टेट है जिस स्टेट में आपकी एक्टिविटीज आपके कंट्रोल में नहीं रह जाती, तब आपको लगता है कि सुसाइड ही कर लेना बेटर है, क्योंकि आप अभी तक ऐसी स्टेज से गुजरे नहीं है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल के बाहर गया। अभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे आपने कभी पागल हाथी देखा है? अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, जैसे बोलते हैं ना, पागल हाथी हो जाता है, कुछ भी कर रहा है। वो जो स्टेट ऑफ माइंड है, उस स्टेट ऑफ माइंड में ऑल गोज आउट ऑफ योर हैंड। मतलब आपको अगर ये ना पता हो कि आगे आने वाले कुछ मिनटों में आप क्या करने वाले, तो सोचिए आपको कैसा फील हो। आप एकदम पागल हो जाएंगे, आप एकदम कंट्रोल से बाहर, आप मेनियाक हो जाएंगे, आपको लगेगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और फिर ऐसी सिचुएशन में अपने आप को शांत करने में का आपको एक ही तरीका लगता है कि टू किल और टू एंड योर लाइफ। तो मेंटल डिसऑर्डर्स का एक्सट्रीम केस हो जाता है। कोई भी बंदा अगर सुसाइड कर रहा है तो बहुत टाइम से डिप्रेशन में होगा, बहुत टाइम से सैड में होगा, बहुत टाइम से हेलुसिनेशंस में भी हो सकता है, और फिर अल्टीमेटली वो कुछ ऐसा कर जाता है जिसकी किसी ने इमेजिनेशन भी नहीं किया हो। तो यहाँ पे एक बंदा है, उसके साथ क्या हो रहा है भाई, पुणे के लड़के के साथ, राहुल, इस बार राहुल नाम का बंदा है हमारे पास। राहुल एक ब्राइट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और प्रिपेयर कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फैमिली हिस्ट्री ये है कि मैटरनल अंकल डायग्नोज हुए हैं किस चीज से? सीजोफ्रेनिया। आप लोग के घर में किसी को है कोई मेंटल डिसऑर्डर? मतलब नोबडी इज गोइंग टू जज यू। किसका मतलब किसी घर में है, मतलब किसी ने लाइव एग्जांपल देखा है डिप्रेशन, सैड, सीजोफ्रेनिया का? नहीं देखा। सब मानसिक तौर पे स्वस्थ है, दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर एग्जाम्पल मिला हो तो और अच्छी बात हो जाएगी डिस्कस करना, जस्ट फॉर डिस्कसिंग। लेकिन अब यहाँ पे आप सैड मत दिखाइएगा कि अरे सब क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा रोग, तो ये मत सोचिए। आप शेयर कर सकते हैं इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस। सो फैमिली हिस्ट्री ये है कि उसके अंकल को क्या हुआ है? सीजोफ्रेनिया हुआ है। अर्ली सिम्टम्स इस बंदे को क्या आ रहे हैं? सोशल अवॉइडेंस एंड अवॉइडेंस ऑफ द फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी ये सैड के सिम्टम्स आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं? सैड के। सस्पिशन दैट हिज फोन वाज बीइंग
टैप्ड, कई लोगों को लगता है मेरा फोन पे कोई टैप लगा रखा है, मेरे सारे कॉल रिकॉर्ड हो रहे हैं, कोई तो है जो मेरे पीछे पड़ा है, कोई मेरा बुरा चाहता है। ऐसा सोच सोच के आप फोन ही नहीं उठाते क्योंकि आपको लगता है आप टैप हो जाओगे, कोई आपका बेनिफिट उठा लेगा, फायदा उठा लेगा, आपको मैनिपुलेट कर देगा। और इन सब से क्या हो जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड हाइटेंड एंजाइटीज। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डायग्नोसिस करने के बाद हमें पता चला कि उसे डिल्यूजन्स हो रहे हैं। डिल्यूजन्स मतलब बिलीव्स दैट अननोन पीपल वेर स्पाइंग ऑन हिम। डिल्यूजन का मतलब लिख लेना ऊपर जाके, डिल्यूजन वर्ड लिखा ना, डिल्यूजन वर्ड हेलुसिनेशन के साथ लिखा था डेफिनेशन के बाद, वहां पे डिल्यूजन के बारे में लिख लेना, बिलीव दैट अननोन पीपल आर स्पाइंग ऑन हिम। एक डिल्यूजन है उसको, एक रॉन्ग कंसेप्शन हो गया उसको, राइट। हेलुसिनेशंस में क्या सुनाई दे रहा है उसको, ऑडिटरी वॉइसेस वार्निंग हिम ऑफ डेंजर। कोई आपसे बोल रहा है फोन मत उठाना, ऐसी आवाजें आपको सुनाई दे रही, बाहर मत जाना, ऐसी कुछ आवाजों का आपको क्या हो रहा है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। खतरा खतरा खतरा, कुछ भी कहीं जा रहे हैं तो माइंड में यही इसी की वॉइस गूंज रही। रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, मतलब आप क्या हो गए, सिंपल क्या हो गए हैं आप, इमोशनली फ्लैट हो गए, इसलिए आपने लिखा है अफेक्टिव फ्लैटनिंग। अफेक्टिव मींस इमोशनल, फ्लैटनिंग मींस नो अप्स एंड डाउन्स, एक जैसा चेहरा, एक जैसे इमोशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है, अंदर ही अंदर डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद थॉट डिसऑर्डर हो रहा है, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड टेंजेंशियल स्पीच। टेंजेंशियल स्पीच मतलब जो मुद्दा है उससे कुछ और ही बोले जा रहे हैं। टेंजेंट क्या होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा ना, ये सर्कल है तो टेंजेंट क्या होता है, बीच से ऐसी, आधी, ओके, मतलब ऐसी, कुछ ऐसा नहीं, ये, दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट। और ये है सर्किल का सेंटर। तो बात यहां हो रही है और आप क्या बोल रहे हैं, समथिंग विच इज बियॉन्ड द टॉपिक। कोई आपसे पूछ रहा है सोशल गैदरिंग में, किसी की शादी में आप मिले, और कैसे हो रविंद्र, रविंद्र बोल रहा है कल मुझे ये सिलेबस खत्म करना है, कल मैं ये कर लूंगा, रिवीजन हो जाएगा, फिर मैं टॉप कर जाऊंगा, फिर मैं डिप्टी। अरे भैया वो पूछ रहा है, पढ़ाई सब ठीक चल रही, सब ठीक है, तुम कुछ भी बोले चले जा रहे हो। दीज आर दी साइंस ऑफ सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया, समझो भाई समझो। पुअर आई कांटेक्ट, स्लो स्पीच, पैरानोइया, एक डर, हमेशा एक फियर, दीज आर दी साइंस ऑफ मेंटल स्टेटस। अब इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक है भाई, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और आपने देखना अमीर लोगों को ज्यादा है ये सब बीमारियां, ये सब अमीरों की बीमारियां ज्यादा है। आम आदमी मिडिल क्लास ये सब नहीं होते दिखेगा आपको, लेकिन बड़े लोग जनरली काउंसलर्स के पास रेगुलरली जाते रहते हैं, रेगुलरली। मनी आपको शील्ड कर देता है, किस चीज से, रियलिटी से। और जैसे ही आप रियलिटी से शील्ड हुए, यू लॉस्ट टच विद द रियलिटी, you will enter into your own hallucination world। जितना ये होता चला जाएगा उतने ज्यादा आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, उतनी ज्यादा आपको साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी, राइट। और उतने ही आप जो हैं इररेशनल बिहेवियर करते चले जाएंगे। जैसे हमें लगता है कि कौन है भाई अभी रिसेंटली अंबानी की बहू, दूसरी बहू कौन सी आई, छोटी बहू, राधिका मर्चेंट, और बड़ी बहू कौन है, श्लोका। 100% they would be suffering from mental disorder। उनकी मजबूरी है, उनका लाइफ स्टाइल, उनका रहन सहन, वो कहीं ना कहीं इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में होंगे कि हो सकता है पहले से भी रहे हों और अभी भी उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट लीड्स यू कट फ्रॉम द रियलिटी, and when you are cut, you conceive something irrational views or unreal views about the thing or about the environment. It is very highly probable that they would be taking therapy sessions,
राइट। सो मतलब उतने अमीर तो नहीं, मैंने नॉर्मल रिच जो बोलते हैं खुद को कि हाँ भाई ठीक है हमारे पास 40-50 करोड़ की संपत्ति परिवार में और बंगला है, गाड़ी सब है, वो लोग रेगुलर हर महीने साइकोथेरेपी लेते हैं। एंड रिच पीपल सर्किल में ये प्राउड फील करने वाली बात है, तो दे शेयर अ लॉट, यू नो I just took a therapy session, you know what the counselor said to me, and they talk about them very proudly, they discuss about it very proudly. तो डिसऑर्डर होना इज ए नॉर्मल थिंग। हमारे लिए कितना एबनॉर्मल है कि बताओ यार, अजीब लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ हम अगर किसी बीमारी को नॉर्मलाइज कर दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा कि अरे घर में 3 को डायबिटीज है, चौथे को नहीं है, तो तुम्हें गिल्ट फील कराया जाए कि अरे तुम्हें डायबिटीज नहीं, तुम कर क्या रहे हो। सोचिए ऐसी सिचुएशन हो जाए। तो रिच पीपल्स होम में या रिच पीपल सर्किल में अगर कोई आपको महसूस कराए अरे तुम नहीं जाते काउंसलर के पास, तुम नहीं जाते साइकोथेरेपिस्ट के पास, आप बोलोगे नहीं मैं तो मेंटली फिट ही हूं, तो बोलेगा नो 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 नो, तुम ऐसा सोच रहे हो इसलिए तुम मेंटली लो, मेरे काउंसलर ने यही समझाया है, तुम फॉल्स रियलिटी में जीते हो मेरे मिडिल क्लास भाई, जाओ तुम भी साइकोथेरेपिस्ट के पास। तो उनका ऐसा व्यू बन चुका है दैट एवरीबॉडी इज एट सम पॉइंट साइकोलॉजिकली एंड मेंटली इल। बट ऐसा कुछ नहीं, आपको सेल्फ एस्टीम क्या रखनी है, हाई रखनी है, बट दैट शुड बी रैशनल। सेल्फ एस्टीम हाई तो रखनी है बट किस बेसिस पे, रैशनल बेसिस पे। तो ट्रीटमेंट प्लान क्या है भाई हमारे राहुल भैया के लिए, एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, रिहैबिलिटेशन देना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम फॉर थेरेपी। संजू बाबा को भी लेगा था रिहैबिलिटेशन, आपने संजू मूवी देखी होगी। तो ड्रग अब्यूज कर रहे हैं, उसके बाद ड्रग छोड़ने के बाद उनको बहुत विड्रॉवल सिम्टम्स बोला जाता है कि जैसे आपने एकदम से कोई ड्रग छोड़ा, जैसे लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं तो एकदम से परेशान, उनको समझ में नहीं आता कि अब एंजाइटी को मैं डील कैसे करूं, तो परेशान होने लगते हैं, स्वेटिंग आने लगती है, पसीना आ रहा है, कुछ बुदबुदाने लगते हैं, कुछ अजीब सा बिहेवियर करने लगते हैं, इसको बोलते हैं विड्रॉवल सिम्टम्स। कि आप किसी हैबिट, गलत हैबिट से जब विड्रॉ करते हो तो आप परेशान, आपकी बॉडी एब्रप्टली रिएक्ट करती है, इमोशनली रिएक्ट करती है। तो आपको देखा होगा आपने मूवी में कि फिर उन्होंने किस तरह से रिहैबिलिटेशन किया। आपने हनी सिंह भी रिहैब में गया, 3-4 साल रिहैब में रहा है, राइट। सो साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन के बाद फैमिली साइको एजुकेशन सेशंस टू हेल्प फैमिली अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट राहुल, परिवार समझे पहले तो कि बच्चे की क्या जरूरतें हैं। और लास्ट में है encouraged gradual return to routine and goal setting। ठीक है, आउटकम क्या है, राहुल शोड इंप्रूवमेंट विद कंसिस्टेंट मेडिकेशन एंड दी थेरेपी। चीज ठीक हो जाती हैं चीजें, ऐसी बात ठीक हो जाती हैं, लेकिन चीजें ज्यादा बिगड़ने मत दो, चीजें ज्यादा क्या करने मत दो, बिगड़ने मत दो। इसीलिए फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बच्चे के सेल्फ एस्टीम पर, बहुत बड़ा रोल होता है। फैमिली में मदर उसे क्या सिखाती है बचपन से, उसे फादर में वो क्या देखता है, फाइटर स्पिरिट होना बहुत जरूरी है बचपन से, ओवरकमिंग स्पिरिट बहुत जरूरी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हम जब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकाल लेते हम दम नहीं लेते। ये कल्चर में आ जाना चाहिए, ये फाइटिंग स्पिरिट क्या होनी चाहिए, कल्चर में आ जानी चाहिए। तो बच्चा कभी भी सोसाइटी में निकलेगा तो डाउन फील नहीं करेगा। सो एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, सीबीटी तो हर उसमें दे दिया जाता है, फैमिली साइको एजुकेशन यहाँ पे ऐड हो गई है एज ए की पॉइंट। साथ ही साथ सोशल स्किल ट्रेनिंग, फिर से वही इंप्रूव करो कम्युनिकेशन, डेली फंक्शनिंग एंड इंडिपेंडेंस, सपोर्टेड री एम्प्लॉयमेंट, मतलब वापस से वो जॉब ज्वाइन करे, राइट, और रिहैब करे, राइट। तो इससे रिलेटेड भी कुछ साइकोथेरेपीज हैं लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज साइकोथेरेपी हम एक बार पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय राइफल्स आरआर में थे, तो सर्विस के दौरान हमने काफी को ठोका, रिटायर जब हुए थे तो उन्हें नींद नहीं आती थी, तो उन्हें जब सोते भी थे तो उनको गोलियों की आवाज आती रहती थी और उन्हें गिल्ट आगे चल के लगने लगा जब उनके बच्चे बड़े हुए थे, तो मैंने काफियों को मारा है। भले वो देश सेवा के सब के 20 से 30 साल की जो सर्विस रही उसके लिए, फिर यही उसको मान सकते हैं, हम उनको यही हुआ था। हाँ वो अभी भी वो थेरेपी ही ले रहे हैं। हाँ मतलब अब हेलुसिनेशन भी हो रहे हैं उनको,
कि गोलियां चल रही हैं। वो ऑडिटरी साउंड अब उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है जिस एनवायरनमेंट में वो रहे थे, वो सिविलियंस के साथ नहीं रह पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते। राइट, 100%। टक्कर भी मार देता है तो उनको लगता है कि मार गए, क्योंकि वो माइंडसेट वहां वैसा बन जाता है, वैसे रिएक्शंस उनके ट्रेन किए गए हैं उनका इंट्यूटिव। बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, थेरेपी लेनी ही पड़ती है। अब आप क्या सोच रहे हैं, वो जो अभिनंदन जी हैं बेचारे पाकिस्तान में गिर गए थे, उनकी वहां पे एग्जिट मारा था उन्होंने, अब उसके बाद पाकिस्तानियों ने उनके साथ क्या किया होगा। टाइम लगता है बहुत, 100% ट्रॉमा किया होगा, बहुत खतरनाक उनको टॉर्चर किया होगा, फिजिकली नहीं, मेंटल। तो ऑब्वियसली उनका मेंटल बैलेंस गड़बड़ा गया होगा। अब गड़बड़ा जाएगा, अब इसलिए तो उनको ग्राउंड जॉब दी गई कि भैया अब आप ग्राउंड जॉब करो, आप आपको हम जॉब दे रहे हैं, तो कहने का मतलब एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, रिहैब करवाया, मेडिकल टेस्ट कराया, सब ठीक है, बट थेरेपी लगती है। तो लाइफ में अपने आप को, समटाइम्स योर प्रोफेशन इज लाइक दैट, ठीक है, कि आप सेट नहीं कर पाते, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, वो लेनी पड़ेगी उनको थेरेपी, होल लाइफ लेनी पड़ेगी। और कई बार बच्चे भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, राइट, अपने फादर को कंफर्टेबल फील कराने का, बट उसके लिए बहुत मैच्योर बच्चे चाहिए, राइट, जिनको समझ हो। सोचिए एक बच्चा सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ के आईआईटी में चला गया, सब मेरी कंडीशन, फिर वहां से वो किसी बैंगलोर की कंपनी में चला गया, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में सपोज वो एक आईटी जॉब करने लगा, उसकी जिंदगी तो अनटच्ड ही रह गई ना सोशल एस्पेक्ट से। ना उसने कभी स्कूल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को सीरियसली लिया, क्योंकि उसको शुरू से आईआईटी क्रैक करना था। बड़े होने के बाद भी उसने कोई सोशल इश्यूज पे कुछ नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर और मीडिया तक उसका सोशल अवेयरनेस सीमित है। ना कभी उसने साइकोलॉजी पढ़ी, ना उसने कभी एथिक्स पढ़ा, ना उसने कभी फिलोसफी पढ़ी, ना उसने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी, ना सोशलॉजी पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा उसने। सोचिए एक ह्यूमन बीइंग जो इस तरह की लाइफ से सक्सेसफुल कहला रहा है, हो सकता है उसका पैकेज 40 लाख का हो, 60 लाख का हो, सक्सेसफुल है सोसाइटी के हिसाब से, लेकिन अंदर से खत्म है। अभी उसको पता भी नहीं है कि ये जो लाइफ का सर्किल है ये उसके सिर्फ टेंजेंट मार के निकल गया। उसको पता भी नहीं है कि कोर में क्या है, क्या समझने आया था मैं यहाँ पे। लेकिन सोसाइटी आपको क्या एहसास दिला रही, सक्सेसफुल यार इसके जैसा बनो, लोग बोल रहे हैं आपके जैसा बनो, आप बोल रहे हो प्लीज मेरी तरह मत बनो क्योंकि मैं तो खुद ही परेशान हूं। बहुत मुश्किल है। मेरी होगा पैकेज 40 लाख का, यार मैंने 2 करोड़ का लोन ले रखा है जिसकी किस्त जाती है, जिसका लोन चुकेगा अगले 20-25 साल में, तो प्लीज भैया, अंदर से वो क्या बोलता है, मेरी तरह मत बनो। लेकिन ऊपर से वही आइडियल है सबका। यही तो डुअलिटी है, यही तो डिलेमा है। और मैं कहता हूं कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, तो अंदर ही अंदर उसको पता है कि बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो अनटच्ड है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन बिकम्स ओनली व्हेन यू गेट द कंप्लीट एजुकेशन। और अभी भी आपकी एजुकेशन में आर्ट्स अनटच्ड है। यह सोचेगा कि पेपर 1 से पेपर 4 पढ़ने के बाद तो काफी ज्ञान आ गया है, अभी भी आपको आर्ट्स का पता ही नहीं। व्हाट इज आर्ट्स? ना आप म्यूजिक कर रहे हैं, ना आप थिएटर कर रहे हैं, ना आप कविताएं लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप। वो एक अलग ही दुनिया है जो अभी अनटच्ड है, वो अनसाइंटिफिक है, इसलिए हम उसको आर्ट्स बोलते हैं, उसको हम साइंस क्यों नहीं बोलते। तो एक ह्यूमन बीइंग जो है, हम बोलते हैं ना, श्री कृष्ण की ट्रेनिंग कहाँ हुई थी? कौन से आश्रम में हुई थी? सांदीपनी आश्रम में हुई थी ना ट्रेनिंग। यहीं तो अपना ग्रेजुएशन करके गए थे वो, स्कूलिंग ग्रेजुएशन सब यहीं से हुआ था उनका। तो उनने कितनी स्किल सीखी थी, क्या क्या सीख के गए थे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। डिग्री नहीं पता आपको श्री कृष्ण? तो वो सब कितना था? 64, सही बोल रहे थे, वो 64 कलाएं बोला जाती था। 64 आर्ट्स एंड साइंसेस के फील्ड होते थे उस जमाने में भी।
छोटे 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 फील्ड, जैसे आज भी हम बोलते हैं कि इंजीनियरिंग किया है तो ठीक है, बीटेक किया किस में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, केमिकल में, या जो भी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, ऐसे करके उस समय भी एक इंजीनियरिंग के इतने हो गए, फिर आर्ट्स के इतने हो गए, साइंसेस में और क्या क्या हो गया, 64 फील्ड्स थी, तो उन्होंने सब में एक्सेल कर लिया था। तो श्री कृष्णा साइंटिस्ट भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, क्योंकि फ्लूट प्ले कर रहे हैं ना। तो पर्सनैलिटी का एक साइड होता है आर्ट, जो हम चाहते हैं आप घर में जिसकी प्रैक्टिस करो, घर में पेंट करो, घर में कुछ लिखो, भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करो, हर चीज होती है। जब आप वो सारी चीजें करेंगे तब आप एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनेंगे। ये सब जब जॉब लग जाए तब शुरू करना है, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ इतना ही समझ लें जो सिलेबस है, तो बहुत बड़ी बात। व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर? कितना? मूड डिसऑर्डर। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर? लिखें, जल्दी लिखें, मतलब जल्दी बताएं। कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिंग एपिसोड्स ऑफ मेनिया, हाइपोमेनिया एंड द डिप्रेशन अफेक्टिंग कॉग्निशन, बिहेवियर एंड द इमोशनल रेगुलेशन। इट इंपैक्ट्स द डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज मेनिया, हाइपोमेनिया? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, सिस्टम फाड़ देंगे। और फिर उसके बाद दिल दुखा तो है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हर एक घंटे में पॉजिटिव, फिर उसके अगले घंटे में निगेटिव, फिर ऊपर फिर नीचे। सुबह सुबह बोले चल भाई मूवी देखने चलते हैं, एक घंटे बाद आपके दोस्त ने मन बनाया, बोले चल, तब तक आपने बोला मूवी नहीं जाना मुझे। आप ही ने प्रपोज किया और अब आप ही सैड बातें करने शुरू हो गए कि क्या है तू बस फालतू की बातें करता रहेगा क्या। फिर एक घंटे बाद लेट्स गो, वो बोलेगा भाई इस बायपोलर पर्सनालिटी से मुझे बचाओ, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, ले दे के मैंने मन बनाया था, बजट बनाया था सुबह से सोच के कि चलो 300 रुपए की मूवी देखते हैं। ये बंदा सुबह से अप एंड डाउन अप एंड, इसके साथ तो कहीं पता चला थिएटर के अंदर बोलने लगा क्या बकवास चीज देखने आ गए हैं, चलो यहाँ से, तो मेरे 300 रुपए भी बर्बाद हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली इट्स अगेन अ मूड डिसऑर्डर। फीचर्स क्या है लिख लीजिएगा। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम करते हैं। आप किसी का रेगुलर फोन उठा रहे हो एक दिन, और अगले दिन क्या कर रहे हो, एकदम से फोन उठाना उसका बंद कर दिया, तो क्या सोचेगा वो बंदा आपके बारे में? मतलब ही है, मतलबी है। फिर अगले दिन तू खुद ही 4 फोन कर रहा है, मूडी है। मूडी है, हाँ ये बोलेंगे आप। तो वो किस टाइप का मूड बिहेवियर शो कर रहा है? बायपोलर डिसऑर्डर बिहेवियर शो कर रहा है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ, राइट। सो इन सब से भाई ऐसे लोगों के साथ आप क्या रहना चाहेंगे? कौन रहना चाहता है ऐसे लोग के साथ? कोई नहीं। तो बेचारों का क्या होगा? आप सब उसका साथ ऐसे छोड़ देंगे तो। सर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और सर हमने थोड़ी ठेका ले रखा है कि इनके मूड स्विंग्स हम क्यों झेलें। तो मूड स्विंग्स जो है वो बहुत इनिशियल स्टेज है बाइपोलर डिसऑर्डर की। मूड स्विंग वर्ड आपने 100% सुना है, राइट? क्या होता है मूड स्विंग? आपने, हाँ, तो एक्सपीरियंस किया है? कोई है आपका फ्रेंड वेंड, रिश्तेदार, भाई बहन, जिसने मूड स्विंग्स जिसके साथ ज्यादा होते हैं बहुत? सर आप भाई बहनों के नाम का आईना दिखा रहे हैं। हाँ? हम ही तो हैं सर। सुबह सुबह अच्छा मूड रहता है, शाम तक उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं, दिल टूटा तो है लेकिन। तो धमाकेदार मूड स्विंग्स। सुबह से मूड अच्छा हो कि आज कुछ पढ़ा, आज कुछ समझा, और फिर बीच में कोई सवाल कर दे और सिलेक्शन होगा कि नहीं, दिमाग खराब हो जाता है। तो पढ़ने भी नहीं देते हैं इन लोग चैन से यार। सिलेक्शन सिलेक्शन, दिमाग मत खराब करो। गरिया दिया किसी बघेली के यहाँ खड़े समोसा लेके और चिल्ला रहे हैं। मूड स्विंग्स। मजगांव डॉक मूवी मैंने देखी नहीं है, देखना पड़ेगा। मेरे घर के सामने एक भैया ने फांसी लगा ली थी, नोट में लिखा था 3 अटेम्प्ट फेल हो चुका हूँ। टू मच ऑफ परफॉर्मेंस प्रेशर।
परफॉर्मेंस प्रेशर, देखिए परफॉर्मेंस प्रेशर हमेशा रहेगा, रिएक्शंस आपको डिसाइड करने हैं। यू आर इन दिस वर्ल्ड इज कॉम्पिटिटिव। मैं कहता हूं कि आप आज की दुनिया से 10,000 साल पीछे चले जाइए, आपको आज की दुनिया अच्छी नहीं लगती, आपको लगता है बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर है, बहुत टेंशन है। मैं कहता हूं आप डेवलप हो गए हैं इसलिए ज्यादा प्रेशर है, आप अंडर डेवलप्ड हो जाइए, आप प्रिमिटिव हो जाइए। तो सोचिए आज से 10,000 साल पहले आपकी जिंदगी कैसी होगी, कैसी होगी भाई? हाउ वुड बी योर लाइफ? 10,000 साल पहले आप क्या कर रहे होते आज? तो आज किस चीज का कंपटीशन है? आज भी आप जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हैं? सर्वाइवल के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो लग गई तो बाकी चीजें मिल जाएंगी। तो सर्वाइवल ही है आज भी, और कुछ है ही नहीं, सच्चाई यही है। फिर चाहे आप आईवीसी में रह रहे होते, या ऋग्वैदिक में रह रहे होते, या भीमबेटका की गुफाओं में रह रहे होते, तब भी आप उतने ही परफॉर्मेंस प्रेशर में रहते। ये मत सोचना कि वही ठीक थे भीमबेटका वाले, ऑडिटोरियम केव में बढ़िया बगल में लकड़ी जला के खाना बना लेते थे और आराम से जीते थे। वो भी कोई आराम से नहीं जी रहे थे, उनकी स्ट्रेस अलग है कि हम सोते सोते ही हम पे किसी शेर ने अटैक कर दिया तो हमारा क्या होगा। आज तो ठीक है आपने घर बना लिया है, प्रोटेक्टेड हो, आप फील करते हो, लेकिन साइकोलॉजिकली आज भी स्टेबल नहीं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आपको तब भी एक्टिवेटेड रखने थे, आज भी एक्टिवेटेड रखने। तो आपकी हालत बिल्कुल वही है जो प्रिमिटिव मैन की हालत थी, कोई डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस प्रेशर का, सिर्फ उस प्रेशर के मोड्स चेंज हो गए। तब भी आपको लगता था कि यार हंटिंग करने जाना है। अब हंटिंग कोई आम लोगों का गेम है क्या? हाँ, कि आप गए और हंट करके ले आए। यू नीड टू डेवलप स्ट्रेटजीज, और ऐसा भी नहीं है कि हर दिन हंटिंग के लिए गए और कुछ लेके ही आ रहे हैं, कई बार खाली हाथ भी लौटेंगे। सोचिए उस दिन आपकी आपकी वाइफ भीमबेटका की गुफाओं में आपको कैसी आंख दिखाएगी, आ गए खाली हाथ, नल्ले बेरोजगार। अगर कभी भीमबेटका जाना तो इसको याद करना, क्योंकि वहां पे दो लोगों को ऐसा बैठाया गया है, एक लेडी है बेचारी, देखा है आपने, वो खाना बना रही है, बगल में एक बच्चा खेल रहा है और उसका हस्बैंड खड़ा है। अब आप जाना तो उस हस्बैंड पे प्रेशर फील करना कि अगर ये हंट करके नहीं लाया तो इसके बच्चे क्या खाएंगे, इसकी वाइफ इसको कितना गरियाएगी। परफॉर्मेंस प्रेशर इज ऑलवेज देयर। आप टाइगर्स को देख लो ना, हमेशा परफॉर्मेंस प्रेशर में रहता है। नॉट विद द टाइग्रेस, विद द अदर टाइगर्स, टेरिटरी फाइट चल रही है, ऑल टाइम अपने पेड़ों पे टेरिटरी मार्क कर रहे हैं, और फिर कहीं कोई मिल जाता है बीच में दूसरा टाइगर तो बस फाइट शुरू। तो देयर विल ऑलवेज बी परफॉर्मेंस प्रेशर। जब तक एग्जिस्टेंस है तब तक परफॉर्मेंस प्रेशर रहेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा रिएक्शन उसके लिए कैसा है, दिस इज गोइंग टू डिफाइन। तो साइकोलॉजिकल फीचर्स क्या है भाई? मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड। इसका मतलब कैसा? ये आएगा 2 मार्कर में, मैनिक और हाइपोमैनिक, तो लिख देना इसको। इट मींस इम्पल्सिविटी, एलिवेटेड मूड, रेसिंग थॉट्स, एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन रिस्की एक्टिविटीज, राइट। उसके बाद दूसरा एपिसोड कौन सा होगा? डिप्रेसिव एपिसोड। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ एस्पिरेंट साथ में पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते एकदम से कोई हाइपोमैनिक हो जाता है, क्या बात कर रहा है, अपन ऑफिसर बन जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे और अपन एक जगह पोस्टिंग ले लेंगे, खूब मस्ती काटेंगे। अरे भाई पढ़ तो ले पहले, ओवर एक्साइटेड, और फिर 10 मिनट बाद, टाइम बर्बाद करने के बाद, भाई लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो, भाई इतना पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अब तो वो इंजीनियरिंग वाली जॉब भी नहीं मिलने वाली, और हम तो बीए किए हैं, हमारा तो कोई प्लान बी भी नहीं है, क्या बनेंगे, चल दूसरे एग्जाम का फॉर्म भर देते। एक तरफ आप एकदम हाइपर एक्टिव बातें करते हो, हाइपोमैनिया, दूसरी तरफ फिर डिप्रेसिंग बात करना चालू कर देते हो कि नहीं होगा, मान ही लिया है, और ऑल्टरनेट पे काम करना शुरू भी कर दिया। तो भाई ये है बायपोलर डिसऑर्डर। तो बायपोलर डिसऑर्डर
बहुत ही माइन्यूट लेवल पे हम सभी इससे अफेक्टेड हैं, हम सभी एकदम से, इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह पे मैं ज्यादा बात करता नहीं, क्योंकि जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह की और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बातें आई हैं, लोग हेलुसिनेशंस में जीते हैं। आई एम द बेस्ट, माई लाइफ माई रूल्स। कौन सी लाइफ तुम्हारी और कौन से रूल्स? माँ बाप के 10,000 रुपए महीने में तुम पल रहे, माँ लाइफ माँ, दीज आर हेलुसिनेशंस। आपको ऑलरेडी सीजोफ्रेनिया हो चुका है, आपको पता नहीं है अभी, बट इतना डीप में डील करेंगे तो आपको लगेगा हर बीमारी मुझे ही है। राइट, बायपोलर डिसऑर्डर लिख लिया भाई, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल फीचर्स? राइट, हमेशा मिक्स स्टेट में रहोगे, कॉग्निटिव डिसफंक्शन में रहोगे, इमोशनल डिसरेगुलेशन में रहोगे, वही सेम चीजें रिपीट हो रही हैं सब में। सब में आपका मूड स्विंग्स होंगे, सब में इमोशनली आप ड्रिवन रहोगे, वो भी इंपल्सिवली। कैसे? इंपल्सिवली। सॉल्यूशंस क्या लिखोगे भाई बाइपोलर डिसऑर्डर के, कोई बता सकता है? बस सॉल्यूशंस टू बाइपोलर डिसऑर्डर पूरे सीजोफ्रेनिया वाले कॉपी पेस्ट कर देना। सब में सबसे पहले क्या होगा? सीबीटी होगा। पढ़ो पढ़ो, देखो क्या क्या है डिसऑर्डर्स के सॉल्यूशंस। सीबीटी होगा, फिर लेडीज में मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं ऐसा बोला जा रहा है। होते हैं बिकॉज आप लोग इमोशनली ड्रिवन है ना, आप लोग क्या है? इमोशनली ड्रिवन, इंटेलेक्ट ड्रिवन नहीं है। चलिए, तो प्रकृति का तो काम ही यही है, राइट? हाई एंट्रोपी, इसको क्या बोला जाता है? हाई एंट्रोपी। सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस? कॉपी पेस्ट कर दो जल्दी से। सीजोफ्रेनिया वाले काउंसलिंग लगेगी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी लगेगी, एक्सपोजर दो, थोड़ा सा सोशल स्किल डेवलप कराओ, रियलिटी में वापस लाओ, एक्सेसिव इमेजिनेशन से दूर रखो, वही 4-5 पॉइंट आपको फिर से लिख देना है, काम खत्म। तो सारे डिसऑर्डर इस तरह से हमारे क्या हो गए? खत्म हो गए। अब हमारे पास एक ही टॉपिक रह गया है, वो क्या है? साइकोथेरेपी। सो वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, रेस्ट ऑफ द यूनिट इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो साइकोथेरेपी हो सकता है मैं उससे रिलेटेड आपको कंटेंट दे दूं, 2-3 पेज का कंटेंट है, आप नोट डाउन कर लेना। उसमें से मैक्सिमम थेरेपीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, शायद थेरेपी वही है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, फैमिली सपोर्ट, उसी को हमने अलग अलग नाम दिया। क्या क्या है सिलेबस में, क्या लिखा है? पर्सन सेंट्रिक थ्योरी, बिहेवियरल थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, पॉजिटिव थेरेपी। इस पे सब में 2 मार्कर आएगा या सब में 7 मार्कर आ सकता है। तो एक बढ़िया कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड बुलेट पॉइंट्स के साथ, कीवर्ड्स के साथ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दैट। थैंक यू वेरी मच। कॉपी भर तो नहीं गई है इस यूनिट की? चल रही है ना? आज कितने पेज लिख पाए आप लोग? आज कम लिखा है क्या?